हेलो हेलो। हेलो अगेन। आपने नोटिस किया होगा आज हम एक स्पेशल जगह से रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। हम एक काम करते हैं, जूम करते हैं वीडियो में। हम ये जो नीचे बैठे हैं, हम बैठे हैं ठीक गोल्डन गेट ब्रिज के आगे और उसके ठीक पीछे है सैन फ्रांसिस्को शहर। आज हम यहाँ इसलिए शूट कर रहे हैं क्योंकि हमारी चर्चा चल गई है सिविलाइजेशन पे। हमने हमारी जो कहानी बिग बैंग से शुरू हुई और अब आ गई है कि कैसे सभ्यताएं सिविलाइजेशन शुरू होने लगी, स्टार्ट हुई। पिछली बार हमने बात की एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन की और मैं मन ही मन सोच रहा था कि हम सिविलाइजेशन की बात कर रहे हैं। जो सिविलाइजेशन है वो चीज़ क्या है, उसको समझने में तो शायद बहुत टाइम लग जाएगा, बट मैं मतलब उसकी रियल डेफिनेशन जाननी है क्या है। बट उसकी जो पहचान है ना, आज की तारीख 2020 में जो सिविलाइजेशन के जो सबसे आइकॉनिक सिंबल है वो है सिलिकॉन वैली। सिलिकॉन वैली के ठीक बीच में बैठा सैन फ्रांसिस्को। सही बात है। क्योंकि आज की तारीख में जो दुनिया में इस सिविलाइजेशन में जो सबसे बड़े चेंजेस आ रहे हैं वो यहीं से आ रहे हैं, सिलिकॉन वैली से आ रहे हैं। जो यहाँ की सारी बड़ी बड़ी कंपनियां हो गई, गूगल, एप्पल, फेसबुक, दुनिया को बदल रखा है उसने। तो हमने सोचा कि बात हम अगर सिविलाइजेशन की शुरुआत की कर रहे हैं तो हमें एक ऐसी जगह से करनी चाहिए जो ये दर्शाता है कि सिविलाइजेशन आज हमारी कहाँ पहुँच गई है। That symbolizes the civilization of today. I believe like this bridge and this city symbolizes that the is true. height or the peak of our civilization. Yeah. In the times that we live in. Oh yes. तो यहाँ से start करते हैं। It's a very beautiful. It's a very beautiful location also. तो हमने पिछली बार जो चर्चा की थी वो करी थी एग्रीकल्चर रेवोल्यूशन से कि कैसे हमने खेतीबाड़ी करनी शुरू की। तो मैं मन ही मन यही सोचता रहा हूँ जब से हमारी वो डिस्कशन ये हुई है कि यार कैसे हम खेतीबाड़ी करने वाले जानवर आज यहाँ पहुँच गए हैं। तो इस जो पूरी जर्नी है, जो हमने जो जर्नी ली है कि खेतीबाड़ी करते करते, हंटर गैदरर से खेतीबाड़ी करते करते से लेके आज, ये ब्रिज मुझे इसलिए भी हमने ये डिसाइड किया कि ब्रिज के साथ करेंगे क्योंकि एक ब्रिज बहुत कुछ सिंबलाइज करता है। लाइक लुक एट हाउ इंसेनली बिग दैट ब्रिज इज। हमने 2 लैंड मासेस को कनेक्ट कर दिया है उस ब्रिज से। वो एक अच्छा सिंबल है, वो दर्शाता है कि हम एट स्केल क्या क्या कर सकते हैं। मतलब वो एक बहुत बड़ा धातु का एक स्ट्रक्चर हमने खड़ा कर दिया है और उसमें ऐसे हजारों गाड़ियाँ, लाखों गाड़ियाँ दिन में यहाँ से वहाँ जाती हैं। तो दैट इज द स्केल ऑफ द थिंग्स दैट वी हैव बीन एबल टू अचीव। सो what I want to understand and the reason why bridge is also apt I feel is because bridge तो हम बहुत टाइम से बना रहे हैं। पहले हम मतलब होता होगा कि हम जब जंगलों में रहते होंगे किसी तरह की हमने पेड़ों से निकाल के रस्सियाँ बना ली, उसके ब्रिज, फिर लकड़ियों के ब्रिज और फाइनली हमने ये ब्रिज बना लिया। तो ऐसे हमने धीरे धीरे जैसे ब्रिज का एवोल्यूशन किया वैसे ही आई अंडरस्टैंड कि सिविलाइजेशंस का एवोल्यूशन होगा। सो व्हाट आई वांट टू अंडरस्टैंड फ्रॉम यू इज कि सिविलाइजेशन के बीच किन चीज़ों से बोए गए थे, क्या वो ऐसी चीज़ें हुई जिसकी वजह से आज हमने ये सिविलाइजेशन अचीव कर ली है। तो इस बारे में मुझे आज बड़ा इंटरेस्ट है जानने का एंड आई होप आपको भी मज़ा आएगा ये जान के। तो थोड़ा सा इस बारे में मुझे बता कि सिविलाइजेशन कैसे स्टार्ट हुई, like what was the engine of civilization? आई थिंक उधर जाने के लिए अपने को एक बार मैं थोड़ा सा रिकैप करूँगी। लास्ट टाइम हमने कहाँ पे छोड़ा था कि कैसे एग्रीकल्चर ने हमें कितने तरीकों से चेंज किया। फर्स्ट ऑफ ऑल मतलब
हमने अपनी मटीरियलिस्टिक नीड्स, हमारा फूड सप्लाई फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि खाना सबसे ज़रूरी है ना। हमारा मेटाबॉलिज्म जो हमने पता था कि वो चालू रखने के लिए, वो कंटिन्यूस ऑन रखने के लिए हमें खाना तो चाहिए। तो उसकी सरप्लस और उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए हम एक तरह से मेगा इनोवेशन की, जिसको हम एग्रीकल्चर बोलते हैं। डोमेस्टिकेशन अपना किया प्लांट्स का, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। बट हमने ये भी देखा कि किस तरीके से उस छोटे से एक एक्ट ने हमें फंडामेंटली एज ह्यूमन बीइंग्स चेंज कर दिया, हमारी साइकी को चेंज किया, मतलब हमारा व्यवहार चेंज किया, हमारा साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन हुआ बेसिकली कि कैसे हम कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस एंड टाइम हमारे लिए काफ़ी डिफरेंस हो गया। कि हमारे लिए पहले स्पेस यानी कहाँ हम रहते, किस जगह पे रहते, वो बड़ा अनलिमिटेड टाइप का था क्योंकि हम एक जगह से दूसरी जगह हॉप करते रहते थे। व्हेयरएज एग्रीकल्चर के टाइम पे हम एक जगह से बंध गए, मतलब हमारा स्पेस का कॉन्सेप्ट बहुत फंडामेंटल लेवल पे हमारा व्यवहार चेंज हुआ। कैसे हम जगह घूमते रहते थे पहले, और अब हम हमारे घर बनने लग गए। तो अच्छा, तो स्पेस का मतलब ये हुआ कि हम एक्चुअल फिजिकल जगह जो हम जिसको हम बोलते थे कि हाँ ये हमारी जगह है, तो उसकी डेफिनेशन ही चेंज हो गई कि मतलब हम अब एक ज़मीन के एक टुकड़े जिसको हम घर बोलते हैं, या फिर एक ज़मीन का टुकड़ा जहाँ पे हमारे प्लांट्स या हमारे एनिमल्स रखे हुए हैं, उसको हम घर बोलते हैं। तो वो छोटा हो गया और हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ टाइम बड़ा हो गया। मतलब हम पहले हंटर गैदरर्स थे, तो हम कल की प्लानिंग कर लेते थे कि हाँ ठीक है कल जाके कहाँ पे हंटिंग करनी है। बट एग्रीकल्चर के दौरान हम सिर्फ कल की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, हम महीनों की प्लानिंग कर रहे हैं कि चलो अगले महीने, उससे अगले महीने हमने क्या उगाना है या उसकी प्रोडक्शन कितनी होगी, उस हिसाब से हमें प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो हम लार्ज स्केल टाइम में हम बातें कर रहे हैं, मतलब हम मंथ्स में बातें कर रहे हैं, ईयर्स में बातें कर रहे हैं कि कैसे हमारी प्लानिंग उसके अकॉर्डिंग होगी। कि जैसे पहले जब हम हंटर गैदरर थे तो हमारा जो टाइम का स्कोप होता था वो उस दिन तक लिमिटेड होता था कि भाई आज हमें अपनी जान बचानी है, आज किसी तरह निकल जाए। आज दिन की सोचते थे, हर दिन उठते कि हाँ भाई आज का क्या रहेगा, सो गए फिर अगला दिन। सही में। पर एग्रीकल्चर से हमने मंथली प्लानिंग करने, ईयरली प्लानिंग चालू कर दी कि भाई अभी फसल हम बोएंगे तो कब काटेंगे, फिर निकलेगी। तो हमने लॉन्ग टर्म प्लानिंग और उसमें हम देखते हैं कि फंडामेंटल जो नेचर है एग्रीकल्चर का, वो बड़ा नेचर पे डिपेंडेंट है। एटलीस्ट तब था कि नेचर में मतलब बारिश ढंग से आ रही है, पानी की सप्लाई ढंग से है, टेम्परेचर उसके जो भी हम उगा रहे हैं उसके अकॉर्डिंग है, तो जो हमारी फसल है बेसिकली वो उगेगी। तो हम बहुत डिपेंडेंट भी है नेचर पे। बट उसके बावजूद हमने काफ़ी उपाय कर लिए कि चलो ठीक है हम खुद से पानी की सप्लाई दे देंगे, या खुद से हम इसमें खाद डाल देंगे, खुद से हम वीड उखाड़ देंगे जो भी मतलब उसके आसपास है हमारे प्लांट्स के। तो हमने काफ़ी प्रोटेक्शन करनी स्टार्ट की। बट फंडामेंटली ह्यूमन बींग्स का आई थिंक एक एंग्जाइटी लेवल जो होता है ना साइकोलॉजिकली कि हाँ अरे भाई हमारे क्या होगा हमारे खेतों का अगर बारिश हुई नहीं हुई, क्योंकि हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट है नेचर पे, क्योंकि एग्रीकल्चर बड़ा फंडामेंटली नेचर पे डिपेंडेंट है। और नेचर की ये जो प्रिडिक्टिव जो नेचर है इसका कि हाँ हम प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि कल को अनप्रिडिक्टेबल जो नेचर है उसकी वजह से हमारा स्ट्रेस और एंग्जाइटी भी बहुत बड़ा है। तो इसलिए मतलब हमारा साइकोलॉजिकली हमारी मानसिकता काफ़ी चेंज हुई एग्रीकल्चर की वजह से। तो मुझे वो बड़ा पॉइंट बहुत अच्छा लगा, क्योंकि आई थिंक आज की तारीख में तो हम शायद फ्यूचर की प्लानिंग किए बगैर कहीं जाते ही नहीं हैं। कहीं घूमने भी जाना हो तो आज का तो गूगल मैप्स है कि हमें पहले से ही पता है कि हम कहाँ जाना है, कैसे जाना है, उसकी फोटोज ऑलरेडी हैं। बहुत ही बड़े लेवल पे शिफ्ट हुई और हम चाहते हैं ये करना। मतलब all that science has done today is make our future more predictable for us. So that's what we've been chasing. That's what we've been chasing around. मतलब increasingly हम कोई भी टेक्नोलॉजी का यूज़ कर रहे हैं या टेक्नोलॉजी अपने इस्तेमाल में लाते हैं, उसका अल्टीमेटली एम क्या है कि हमारी कोई भी प्रॉब्लम है, चाहे वो घर की प्रॉब्लम है, चाहे वो पानी की प्रॉब्लम है, चाहे वो फूड सप्लाई की प्रॉब्लम है, उसकी अनप्रिडिक्टेबल व्यवहार को थोड़ा कम कर दे। मतलब हमारा वो काफ़ी प्रिडिक्टेबल हो जाए और हमें भाई मिल जाए, तो हमारी एंग्जाइटी लेवल्स, हमारे स्ट्रेस लेवल इसलिए कम रहते हैं क्योंकि हमें पता है कि चलो ये सब प्रिडिक्टेबल है, कि हमें पता है कि आ जाएगा खाना। कोरोना वायरस के जैसे शायद यही हुआ, कहीं ना कहीं हमारी वो जो प्रिडिक्टिवनेस थी फ्यूचर की वो कम हो गई, तो इसलिए स्ट्रेस और एंग्जाइटी लेवल लोगों के बढ़ गए।
लोगों को नहीं पता कि शायद उनकी नौकरी जाएगी या नहीं जाएगी, उनके सही बात है, घर तो में सही खाना बोल रहे हैं। आएगा जब भी कि नहीं हमारे आएगा। जीवन में किसी तरह की अनसर्टेनिटी रहती है तो ऑटोमेटिकली एंजाइटी आ जाती है, चिंता रहती है कि अरे होगा क्या होगा। और जब पता है कि हाँ ये होना है, ये होना है, ये होना है, सब प्लानिंग की हुई है जी, तो एकदम निश्चिंत हो जाता है आदमी। निश्चिंत जाता है। तो ये तब से चेज चल रही है, शायद एग्रीकल्चर से हमने काफ़ी चेज स्टार्ट की कि चलो हर चीज़ को प्रिडिक्टेबल बनाया जाए। करेक्ट। तो वो बहुत बड़ा एक फंडामेंटल चेंज है। तो दोनों ही पहलू बताया तूने इसके पहलू कि है। इससे हम कैसे, हमने ऑब्वियसली हमारे अच्छी चीज़ें प्लानिंग भी की हैं। वजह से हमने इतना कुछ अचीव कर Achieve लिया, भी बट कर उसकी लिया। वजह से हमारी मानसिकता भी काफ़ी शिफ्ट हो गई। हमें चिंता रहने लग गई चीज़ों चीज़ों की। की हो सकता है कि चिंता का फिनोमिनन ही एग्रीकल्चरल से start रेवोल्यूशन के हुआ, बाद, उससे बिल्कुल पहले हो तो बड़े सकता है। निश्चिंत होकर आराम से मस्त मौला हमारे घूमते होंगे हम जंगलों में। बिल्कुल कहीं ना कहीं तो है मतलब। ऐसी वादियाँ बस अपने आज यहाँ अपना लगा लिया हमने तंबू, हाँ, कभी और- कहीं कभी कहीं कहीं कहीं। तो मुझे तो यार सही में काफ़ी लगा कि शायद साइकोलॉजिकली जो हमारी मानसिकता है ना, ये काफ़ी डिक्टेट की। और हमने ऐसे प्रोसेसेस उठा लिए, जैसे एग्रीकल्चर एक अपने आप में एक प्रोसेस है कि हाँ बीज बो, उसको उसकी प्लानिंग करो, उसकी फिर मतलब उसको महीने बाद उसको उसकी जो बोलते हैं हार्वेस्टिंग करो। तो मतलब वो सब क्या है, वो एक तरह से हमने प्रोसेसेस अपना लिए जो लॉन्ग टर्म प्लानिंग मांगते हैं। राइट पहले नहीं थे। राइट। और अब तो इतने इंक्रीजिंगली कॉम्प्लेक्स हो चुका है पूरा वर्ल्ड, जिसके बारे में बात करेंगे बाद में। राइट। तो देखो यहाँ तक हम आ गए थे, तो मैं इसके बारे में अब ये बताना चाहूँगी कि उधर से हम आगे कैसे निकले। हाँ, तो अब कि देख लो ऐसी कुछ क्या चीज़ें, एक हमने बहुत पहले चर्चा की थी थ्रेशोल्ड्स की, तो मैं उसी फ्रेमवर्क से जानना चाहता हूँ कि ऐसी क्या चीज़ें हमने करी धीरे धीरे अचीव, जिसकी वजह से वहाँ से हम इतनी कॉम्प्लेक्सिटी है। हाँ कि हमारी जो बुनियाद है सिविलाइजेशन की, हाँ। वो तो तभी रखी गई होगी। तो क्या बुनियादी चीज़ें हमारी सिविलाइजेशन की जो, तो देखो एक चीज़ तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि जो हमने फूड्स हमने सप्लाई अपनी एक तरह से मैनेज कर ली कि हाँ चलो एग्रीकल्चर की वजह से एक चीज़ पक्का है कि तुम्हें खाने की कमी नहीं होगी। हाँ ये बहुत बड़ी चीज़ है ना, है। ये बहुत बड़ी चीज़ है कि हमने अपने खाने का ध्यान फूड रख लिया, इनसिक्योरिटी हमने मिटा दी। मिटा दी। जबकि कभी कभी आ जाती है फूड क्योंकि अगेन क्योंकि एग्रीकल्चर का नेचर ही ऐसा है कि तुम्हारे मतलब पानी की सप्लाई ये सब बराबर से होनी चाहिए तभी उगेगा। उसकी इनसिक्योरिटी रहती है, बट एक लार्ज स्केल में हम ज़्यादा लोगों को फीड कर सकते हैं क्योंकि हमने काफ़ी फूड की सप्लाई मैनेज कर ली। करेक्ट। तो हम देखते हैं कि शायद उस टाइम के आसपास मतलब कुछ 10,000 या 8,000 9,000 साल पहले लोग थोड़े इकट्ठे रहने शुरू हो और ज़्यादा मात्रा में इकट्ठे रहने शुरू हो, तो पॉपुलेशन शायद और बढ़ गई होगी एक साथ जो रह सकती थी इकट्ठे। हमने उससे पहले मेंशन किया था कि कुछ लेवल पे कोऑपरेशन तो हंटर गैदरर्स भी कर रहे थे, बट हम नेक्स्ट लेवल देख रहे हैं जहाँ पे भाई मतलब हमें फूड की कमी नहीं है, तो ज़्यादा लोग इकट्ठे एक साथ रह सकते हैं, एक जगह पे रह सकते हैं, कुछ ज़्यादा एक जगह से दूसरी जगह घूमने की भी ज़रूरत नहीं है। और जब आदमी के पास किसी भी चीज़ का थोड़ा सरप्लस हो जाता है या फिर किसी चीज़ को करने के लिए किसी चीज़ की नेसेसिटी है, तो हम एक बड़ी अनोखी चीज़ करते हैं, वो है किसी तरह की इन्वेंशन करते रहते हैं। ह्यूमंस आर क्रिएटिव। हाँ, मेरे पापा कहते थे हमेशा, कहावत है, आवश्यकता आविष्कार की जननी है। हाँ, आई थिंक इंग्लिश में से बोलते हैं नेसेसिटी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। तो कुछ ऐसा ही रहा होगा क्योंकि नेसेसिटी थी कि हाँ एग्रीकल्चर हमें अच्छे से करना है क्योंकि इस पर फूड सप्लाई डिपेंडेंट है हमारी। तो जो हम ह्यूमन बींग्स क्या हैं, हम क्रिएटिव बींग्स हैं, हम कुछ ना कुछ, एग्रीकल्चर भी एक क्रिएटिव एक्टिविटी एक तरह से देखा जाए, तो उसके अंदर भी अगर उसको अच्छे से करना है, उसकी एफिशिएंसी बढ़ानी है, तो उस टाइम पे कुछ अच्छी अच्छी इन्वेंशंस हुई। और जैसे कि ये अब मैं बताती हूँ हुई कहाँ पे। ऐसी कोई वैली रही होगी मिडिल ईस्ट एशिया में, मतलब जहाँ पर आज की तारीख में सीरिया है या फिर तूने बताया था पिछली बार फर्टाइल क्रेसेंट। तो उधर ही हम फर्स्ट सिविलाइजेशन के स्टेप्स भी देखते हैं। मतलब ऐसे देखते हैं कि हम ऐसी कुछ वैली रही होगी उस टाइम, थोड़ी हरी रही होगी। अब एक्चुअली मौसम काफ़ी चेंज हो चुके हैं, पहले ये मैं 8-9-10,000 साल पहले की बात बता रही हूँ। तो वहाँ पे क्या है, एक बहुत अच्छा नेटवर्क है रिवर्स का, जिसको टाइग्रिस या टिग्रिस रिवर बोलते हैं, और एक दूसरी रिवर है यूफ्रेटिस। तो यूफ्रेटिस वैली करके है वहाँ पे, जहाँ पे फर्स्ट सिविलाइजेशन बताई जाती है कि अभी तक तो हमें आर्कियोलॉजिकल एविडेंस वहीं से आते हैं। यूफ्रेटिस वैली, हाँ ऐसी कुछ वैली रही होगी, ये सिलिकॉन वैली है। पता नहीं वैली से क्या अट्रैक्शन है लोगों को, या फिर
या फिर हम वैली बोल देते हैं हर नई सिविलाइजेशन को, ऐसा भी हो सकता है, बट जैसे इंडस वैली वो भी वैली थी। तो आई थिंक वहाँ पे फर्स्ट सिविलाइजेशन के हमने कुछ स्टेप्स पाते हैं। और क्या है वहाँ पर हमने एविडेंस क्या पाए कि हम देखते हैं वहाँ पे ऐसी ऐसी इन्वेंशन हो रही थी टू ऑब्वियसली सपोर्ट एग्रीकल्चर और एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। सो फॉर एग्जांपल वी सी कि वहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन के हमने नए नए तरीके अपना लिए, यानी वहाँ पे व्हील का प्रयोग हो रहा है अब। अच्छा। एक व्हील मतलब हम सोचो, हमने व्हील की इन्वेंशन कभी ना कभी तो की होगी, एक जगह से दूसरी जगह कुछ बहुत बड़ी इन्वेंशन है, आज तक चल रही है। आज तक चल रही है, मतलब वो किसी ने सोचा कि हाँ ऐसे अगर गोल एक हम ऐसे काट लें और उसको ऐसे रोल करें तो इट्स इजियर टू रोल, और उस पर कुछ सामान भी रख दें तो हमें उठाने की बजाय इस पे ले जाएंगे और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन वाज अ बिग थिंग। अच्छा, तो कह रही जो आवश्यकता थी वो थी ट्रांसपोर्टेशन, हाँ, आविष्कार थी व्हील चक्के और ट्रांसपोर्टेशन के व्हीकल जो व्हील के ऊपर कोई बोर्ड रख के जो हल तो बोलते कितने हैं साल पहले आए ये? तो ये जो व्हील्स हैं 10,000 साल पहले आ गए थे। हाँ, ये काफी पुराने, मतलब 8,000 साल या 7-8,000 साल पुराने पाए जाते हैं। ऐसे ऐसे वहाँ पे पाए गए हैं जिसके अंदर व्हील दिख रहा है। और व्हील का प्रयोग करके वो बेसिकली क्या है, एग्रीकल्चर में अब तुम्हारे उग रहा है, गेहूँ उग रही है, अगर तुम्हें एक जगह से दूसरी जगह उसको ले जाना है तो पहले शायद कमर तोड़ के ले जाते होंगे, पर उनको लगा कि नहीं यार, ये तो हमारी फिजिकल इनेबिलिटी है, एक तरह से हमारी फिजिकल लिमिटेशन है कि हम ज़्यादा सामान एक जगह से दूसरी जगह नहीं लेके जा सकते। तो इन्वेंशन हुई कि कुछ ऐसा तरीका ढूंढा जाए। तो व्हील का हम देखते हैं कैसे प्रयोग किया है। जिसने इन्वेंट किया होगा, मतलब किसी एक इंसान के दिमाग में आया होगा कि यार एक काम करते हैं, ये इसको ना लकड़ी को गोल काट देते हैं और ऐसे उस पे सामान रख देते हैं। सोच, उसने उस टाइम पे पेटेंट करवा लिया होता आज से 8,000 साल पहले, तो वो दुनिया का सबसे अमीर आदमी होता और रहता उसकी सारी पुश्तें। ये पेटेंट का कॉन्सेप्ट आज तक चल रहा है ये। हाँ, सही बात है। इतनी फंडामेंटल हो जाए, क्योंकि देखो फंडामेंटल कैसे है, ट्रांसपोर्टेशन ही अपने आप में फंडामेंटल है कि ऐसी एक्टिविटी कि हाँ जी, हम एक अपने फिजिकल सब्सटेंस को एक जगह से दूसरी जगह कैसे लेके जाएं इजीली। तो ट्रांसपोर्टेशन पहले शायद कच्चे रास्तों में होती होगी, व्हील्स के थ्रू होती होगी, फिर हमने रोडवेज बना ली, हमने फिर रेलवेज बना ली, फिर अब हमने एयरवेज बना ली, ये क्या बोलते हैं इनको, शिप्स जाती हैं जो भी आवाज़ आ रही है पीछे से, वाटरवेज बना लिए, अब आगे जाके शायद स्पेस वेज बन जाएंगे जहाँ हम स्पेस में ऐसे ट्रैवल करेंगे। तो ये बड़ी फंडामेंटल कॉन्सेप्ट है कि हाँ जी, हमें फिजिकल मटेरियल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए सबसे एफिशिएंट तरीका क्या है वो ढूंढा गया। और एग्रीकल्चर से कहीं ना कहीं वो एग्रीकल्चर में उसकी पहली बार नीड हुई, क्योंकि हमारे पास एक सामान ही नहीं था इकट्ठे पहले। हाँ, जब हम हंटर गैदर होते होंगे तो हमारा सामान क्या होता होगा? हम ही थे, हम खुद जाते रहते थे। खुद बस हमारा शरीर ही हमारा सामान होता है, और हमारे जो सामान हमारे पास है वही हमारा सामान है। फर्स्ट टाइम हमारे पास ऐसा अबंडेंस में सामान आया है, सरप्लस में सामान है, जिसकी पहली बार नेसेसिटी हुई है एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की। तो देखो फर्स्ट टाइम हम देखते हैं कि ट्रांसपोर्टेशन या व्हील या तो कैसे होता, मैं व्हील तो समझ गया, पर किस तरह का होता होगा तब ट्रांसपोर्टेशन? मतलब क्या सीधे बैलगाड़ी बन गई होंगी या फिर इंसान ही व्हील्स के साथ सामान ले जाते थे? आई थिंक जानवरों का भी यूज़ करना शुरू कर दिया था, तो हॉर्सेस या काउज या कैटल जितनी थी उनको आगे लगाया, जो अभी भी बैलगाड़ियाँ होती है फॉर एग्जांपल, वो तब की ही हैं, वो तो अभी भी चल रही है। वो अभी भी चल रही है। तो आई थिंक वो बड़ा फंडामेंटल एक शिफ्ट है हमारे व्यवहार में भी। हमने अपनी फिजिकल इनेबिलिटी को एक अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर लिया और कैसे इन्वेंशन कर लिया एक तरह से। तो वो एक हम देखते हैं कि कैसे ऐसे हमने मतलब इन्वेंशन की जिससे हम ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। अब देखो हम ये भी देखते हैं कि हम सामान को क्यों लेके जाएंगे एक जगह से दूसरी जगह। पहली बात तो ये है कि स्टोरेज के लिए। तो हम देखते हैं कि स्टोरेज की टेक्नोलॉजी भी उस टाइम पे आई काफ़ी, मतलब स्टोरेज मतलब कि सामान हमारा काफ़ी टाइम तक ख़राब ना हो। तो स्टोरेज फैसिलिटीज़ जहाँ पे अन्न रखा जा सकता है लार्ज स्केल में। तो वैसे हम देखते हैं कि हमारे पास कंटेनर्स
हमने बनाने शुरू कर दिए थे, तो वो भी नहीं थे। मतलब इंसान उस टाइम पे कहाँ पे रखोगे सामान, तो या फिर कुछ भी मतलब एक तरह की स्टोरेज फैसिलिटी जहाँ पे अन्न को डाला गया, उस पर कवरिंग करी या फिर उसको प्रोटेक्शन दी गई, तो वो भी पहली बार ही आया। ये कितनी, मैं बताऊँ, मेरे को सबसे फैसिनेटिंग यही लगता है। अब तूने जैसे कंटेनर वाली बात की, तो बिल्कुल सही बोल रही है। मैंने तो अपनी ज़िंदगी भरी कंटेनर देखे, डब्बे में सामान पड़ा रहता है, कटोरी से लेके बड़े बड़े मतलब सूट केसेस कंटेनर। बट ये कंटेनर भी तो एक कॉन्सेप्ट ही है, ये स्टोरेज एक कॉन्सेप्ट है। स्टोर ये क्यों सब करोगे कुछ नहीं था। मतलब आज जो हम बैठे हैं, ये हम 10,000 साल पहले चल जाते हैं, यहीं बैठे हैं, यही पहाड़ी है, यही वादियां हैं, ये कुछ नहीं था, ये ब्रिज नहीं था, वो पीछे है ना बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं थे, पर ऐसे बादल और ये पहाड़ियां थी। ये हर चीज जो भी हम देख रहे हैं, वो हमने पहले सोची, इमेजिन की, और फिर उसका आविष्कार किया यार। बिल्कुल बिल्कुल। मतलब तू जो से कंटेनर बोल रही है, तो मेरे मन में ये आ रहा है कि हाँ यार, बात तो सही है, कंटेनर्स किसी के तो इमेजिनेशन में था कि ऐसा ये जो सामान ऐसे जमीन पे पड़ा है, इसको कहीं रखते हैं ना। इसको कहीं रखते हैं। कहाँ रखें जी? इसको कुछ बनाते हैं जिसके अंदर रखेंगे। इसको कहीं डाल के इसकी प्रोटेक्शन, मतलब ये चीज़ भी नहीं होगी जब तक आपके पास पहले अबंडेंस में था ही नहीं कुछ, तो आप किसकी प्रोटेक्शन करोगे, क्यों कंटेनर्स बनाओगे? तो वो भी हम पहली बार देख रहे हैं। और देखो उस टाइम पे अब इतना हमने इजाद, मतलब हमने उगाना शुरू कर दिया, तो अब हो भी ऐसा रहा है कि एक आदमी गांव में सिर्फ चावल उगा रहा है और दूसरा आदमी कुछ और उगा रहा है, ठीक है, कुछ और फ्रूट उगा रहा है या कोई और वेजिटेबल उगा रहा है। अब एक चीज़ ये भी स्टार्ट हुई जिसको हम फर्स्ट स्टेप्स बोल सकते हैं ट्रेड के, एक्चुअल में ट्रेड इन ट्रेडिशनल टर्म्स, मतलब अदला बदली कि मतलब मेरे पास कुछ है, मैं ये देता हूँ तेरे को, तेरे पास ये कुछ है, तुम मेरे को देते। हाँ, ऐसे पढ़ाया था इसको, कुछ बार्टर सिस्टम बोलते थे ना। तो शायद बार्टर सिस्टम मतलब रूडिमेंटरी टर्म्स में, मतलब कि ये एक्सचेंज ऑफ मटेरियल शायद हंटर गैदरर्स के टाइम में भी रहता होगा कि एक हंटर गैदरर ग्रुप शायद दूसरे गैदरर ग्रुप से कुछ एक्सचेंज करता होगा, बट ये अलग लेवल पे देख रहे हैं अब हम देख रहे हैं कि इसके अंदर आप लार्ज स्केल में भी ट्रेडिंग कर रहे हैं। मतलब मेरे पास इतना है, गेहूं है, तुम इतना चावल, तेरे पास इतनी बकरियां हैं, हाँ तो एक इधर थोड़े गेहूं दे दे, थोड़ी बकरियां ले ले। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है, क्योंकि अगर हम फिर से वही पर्सपेक्टिव लें जानवरों का, कौन और जानवर सामान की अदला बदली करता है? बताओ कोई, मतलब ये अनोखी ही चीज़ है, हमने चालू की, हमने स्टार्ट किया। ये पहली बात तो ये जो चीज़ है ये मेरी है, लाइक द कॉन्सेप्ट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, कि ये तो मेरा सामान है और वो तेरा सामान है। हाँ, या फिर मैंने इसमें मेहनत की है, हाँ, मैंने उगाया है। तो इंस्टेड ऑफ कि मैं तेरा सारा सामान लूट लेता हूँ या कब्जा कर लेता हूँ, एक काम करते हैं, नेगोशिएट करते हैं, हाँ, कोऑपरेट करते हैं। ये मेरा जो थोड़ा सामान है मेरा ही है, बट मैं तेरे को देने को तैयार हूँ, तेरा हो जाएगा, पर इसके बदले तो मुझे थोड़ा सामान वो वाला दे दे ताकि वो मेरा हो जाए। तो वैल्यू का ट्रेड हो रहा है कि जो उसके लिए वैल्यूबल है और एक आदमी के लिए कुछ और वैल्यूबल, तो वैल्यू का एक्सचेंज हो रहा है यहाँ पे एक तरह से। मतलब उस टाइम पे करेंसी थी या नहीं थी कि एक कॉमन डिनोमिनेटर कि जिसके ऊपर ये सारी चीज़ों का ट्रेड हो सकता, वो शायद नहीं आया था, ये बहुत बाद में आया। और हम देखते हैं बड़ी रूडिमेंट्री स्केल पे, मैं तुमसे गेहूँ लूँ, तुम मेरे से चावल लो, या फिर ये एक बकरी लो, तुम उधर गाय दो, तो ये एक्सचेंज शायद हम तब स्टार्ट हो गया होगा। पर देखो इंसान सिर्फ कुछ हद तक ही कर सकता है, देयर इज ओनली सो मच दैट अ ह्यूमन कैन डू इवन व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। व्हाई? बहुत सारे फैक्टर्स हैं। पहला फैक्टर तो मेन यही है कि जब हम ये ट्रेडिंग करते हैं तो हम एक मेंटल रिकॉर्ड रख सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा कि हाँ देखो मैंने 2 साल पहले तुमसे बकरी ली थी, तो तुमने मुझसे 1 साल पहले गाय ली थी, या तुमने 2 साल पहले मुझसे गेहूँ ली थी, तो एक एक्सचेंज चल रहा है। तो हमेशा एक काउंटर ऑन रहता है कि हमने कितनी बार ये वैल्यू एक्सचेंज किया और ये जो हमने ट्रेड किया ये फेयर था कि नहीं था। मैंने मतलब किसी ने चीटिंग तो नहीं की, तुम कैसे हिसाब किताब रखोगे? इसमें चीटिंग क्या होगी? मतलब कि किसी ने ज़्यादा गायें ले ली या किसी ने कम, तो ये भी किसी को रखना पड़ा होगा कि इसके बदले इतनी गायें होनी चाहिए उसकी, तो ये कौन करता था ये सब काम? ये इंसान ही करते थे मेंटली, वो भी, क्योंकि उस टाइम पे ना कोई रिकॉर्ड रखने का हिसाब किताब था। तो बड़े कॉम्प्लिकेटेड नहीं हो जाता होगा कि देखो गेहूं और गाय के बीच में ये एक्सचेंज है, एक्सचेंज करो, और कैसे करोगे? गाय और कंटेनर के बीच में ये एक्सचेंज रेट है। अभी लग रहा है तुम्हें कि कितना कॉम्प्लिकेटेड है, उस टाइम पे हो सकता है उन्होंने कुछ इजी तरीका ढूंढ लिया, बट यू आर राइट, देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू। मतलब एक्सचेंज में भी आप कितनी चीज़ों का ध्यान रखोगे? गायों का ध्यान रख सकते हो, बकरियों का ध्यान रख सकते हो, या 2-4 गेहूँ चावल जितने अनाज है उसका ध्यान रख सकते हो। पर जैसे जैसे ये चीज़ें बढ़ती जाएगी आपको कोई ना कोई तरीका ढूंढना पड़ेगा रिकॉर्ड रखने का।
तो अभी देखो इस पे ना रिसर्च मैंने एटलीस्ट इतनी नहीं देखी, बट आई थिंक इस पे बहुत एक रिसर्च की जाती है कि कैसे, आई थिंक देयर इज अ लिमिटेशन इन टर्म्स ऑफ कि एज अ ह्यूमन बीइंग्स हम कुछ हद तक ही इन चीज़ों का रिकॉर्ड रख सकते हैं, क्योंकि मेंटली रखना पड़ेगा ना, हमारे पास कुछ और तरीका नहीं है रखने का उस टाइम, उस 9-10 हज़ार साल पहले की बात बता रहे हैं। तो शायद कुछ छोटे छोटे ग्रुप्स बने होंगे, छोटे छोटे विलेजेस बने होंगे, छोटे छोटे टाउन्स बने होंगे, और शायद टूट गए होंगे, बिखर गए होंगे, बिकॉज जब तक अच्छा है, सब कुछ चल रहा है, आप ट्रेडिंग करो तो जब तक ठीक है। जैसे कोई क्राइसिस आया तो लड़ाइयाँ भी हो सकती हैं बहुत इजीली, क्योंकि सबके दिमाग में है रिकॉर्ड कि किसने कब हिसाब लिया नहीं लिया। जैसे क्राइसिस आया सबसे पहले लड़ाइयाँ उधर भी होंगी। किस तरह का होता होगा क्राइसिस तब? मतलब नदी में पानी कम आ गया, गेहूं कम हुई, किसी के चावल ज़्यादा हुआ, तो कैसे हिसाब किताब रखोगे इस चीज़ का? मतलब कहते हैं ना कि क्राइसिस के दौरान ह्यूमन बीइंग्स को तुम कैसे कोऑपरेट करवाओगे? तो एग्रीकल्चर एक एक्टिविटी ऐसी है जिसमें ह्यूमन कोऑपरेशन बहुत लार्ज स्केल पे चाहिए। सही बात है। तो एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ जब तक कुछ नया अब इसमें नहीं करोगे तब तक और बड़ी नहीं हो सकती थी। सो आई थिंक कई हज़ारों सालों तक कई लोगों ने ट्राई किया होगा इसको मेंटेन करने का, जैसे कुछ सोशल स्ट्रक्चर्स लाने की ट्राई की होगी, जिससे जब भी ऐसे कोई क्राइसिस सिचुएशन आए तो हम एटलीस्ट अपने सेटल डाउन कर सकें सारे इशूज। जैसे अपने इंडिया में पंचायत नहीं है एक तरह से, तो मुझे लगता है शायद पंचायत की तरह स्मॉल स्केल जैसे विलेज लेवल पे कोई एक सिस्टम रहा होगा कि चलो ठीक है, ये 5 लोग हैं, ये डिसाइड करेंगे, दिल बी द जजेस कि इन केस ऑफ, ये भी एक तरीके का इनोवेशन ही है, एक तरह का मॉडल। अब अगेन मैं जानवरों पे जाता हूँ, क्योंकि उस टाइम पे तो नहीं सब इंसान, मतलब मैं पता है बार बार जानवर क्यों बोलता हूँ, क्योंकि ये जैसे एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन से पहले जब तक हम हंटर गैदरर्स थे, या मान ले थोड़े इन द इनिशियल टाइम ऑफ एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन आल्सो, लाइक मैन वाज अ वेरी इनसिग्निफिकेंट एनिमल, इन द सेंस कि आज से 10,000 साल पहले से लेके, मतलब हम करीबन, तूने बताया था करीबन 2 लाख साल पहले ही मनुष्य आ गया था, मतलब अपने मॉडर्न फॉर्म में ऐसे ही दिखता था मेरे जैसा। आज से अगर 2 लाख साल पहले हम किसी तरह टाइम मशीन चले जाएं तो हम जैसे दिखने वाले लोग होंगे, उनकी वेशभूषा अलग होती थी, पता नहीं कपड़े पहनते भी थे नहीं। कहने का मतलब ये है कि हम और जानवर ब्लेंड हो जाते थे। हम भी अपने वही हड्डियों को अंदर से वो बोन मैरो खाते रहते थे, शिकार होता था हमारा, हम थोड़ा शिकार करते थे। और हमने देखो कितना धीरे धीरे करके 10,000 साल पहले तक ऐसे ही चल रहा था यार, हम जानवरों की तरह थे, मतलब उनकी भी आंखें होती हैं, हमारी भी आंखें होती हैं। 10,000 साल पहले तो नहीं, मतलब हंटर गैदरर जब तक हो गए, ठीक। बट द पॉइंट इज the impact we had on our environment was minimal, because हम जानवर जितना impact करते हैं वैसे ही करते होंगे, but look at the impact that with agriculture it was immense, like these mega structure, like that bridge is a mega structure, और इस सिटी देखो, right? This city is खड़ी कर दी गई है, यहाँ से दिख रहा है वो Salesforce Tower जो सैन फ्रांसिस्को की सबसे लंबी इमारत है, वो like these are big environmental changes, तो हमने ये सब कॉज करना शुरू कर दिए। तो ये जो, इसलिए मैं बोल रहा था कि ये भी एक तरह का इनोवेशन है। क्यों? कि जैसे तू बोल रही पंचायत कि ये कैसे मसला सुलझाए, क्योंकि इन सब इनोवेशंस की वजह से ही हमने इतनी लार्ज स्केल पे, लाइक दिस इज द स्केल ऑफ थिंग्स। हमने पहले मेंशन किया था कि मेगा इनोवेशन एग्रीकल्चर को बोलते हैं, पर मुझे लगता है उससे भी पहले किसी ने ये जान लिया कि हम सोशल एनिमल्स हैं, बट हम बीज की तरह हैं, या फिर उन भेड़िए जो ग्रुप्स में रहती हैं, अच्छा, जो ग्रुप्स में रह के कोऑपरेशन के साथ कुछ कर सकती हैं, किसी ने ये भी जान लिया। तो उसके लिए ही तो हमने ये सारी स्टोरीज बनानी शुरू की, ताकि हम लार्ज स्केल कोऑपरेशंस कर सकें। जो नेटुफियंस, जो अफ्लुएंट फॉरेजर्स थे, उन्होंने स्टोरीज बनाई कुछ एक कोऑपरेशन करने के लिए, और स्टोरी क्या थी हम एक्चुअली में तो नहीं जानते थे, शायद कुछ रिलीजियस या स्पिरिचुअल स्टोरी रही होगी, जिससे एग्रीकल्चर स्टार्ट हो गया। अब हम देख रहे हैं कि एग्रीकल्चर में भी एक नया लेवल आ चुका है, लेकिन अब उसके बियॉन्ड हम जा नहीं सकते जब तक कुछ नया हम इनोवेट ना कर लें। करेक्ट। तो हमने कुछ इन्वेंशंस की, जैसे ट्रांसपोर्टेशन, तो ये ट्रांसपोर्टेशन से या फिर बार्टर से हम एफिशिएंट हो गए अपने लाइफस्टाइल में। कैसे कि अब मेरे पास भरपूर चावल भी हैं, भरपूर गेहूं भी है, भरपूर बकरियां भी हैं, तो मैं सब अपने छोटे से इस कम्युनिटी में या इस विलेज में या इस टाउन में जुगाड़ सकता हूँ। अपना सामान सरप्लस का मैं दूसरे जगह पे भी लेके जा सकता हूँ, टाउन के दूसरी तरफ, जहाँ पे थोड़े और लोग हैं जिनको ज़रूरत है, जहाँ से मैं कुछ और अपनी वैल्यूएबल चीज़ लेके आ सकता हूँ। तो एक लेवल क्रिएट हो चुका है इन इन्वेंशंस ने, जो मैंने बताया ट्रांसपोर्टेशन हमने किया, या फिर स्टोरेज हमने जो किया, इससे भी हम एक नए लेवल पे आ चुके हैं। बट देयर इज ओनली सो मच यू कैन डू स्टिल। करेक्ट।
तो हम देख रहे हैं कि हम फिजिकल लेवल पे काफ़ी चीज़ें मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह। या फिर एक तुम्हें याद है हमने डेविड क्रिश्चियन बोलते थे कि कैसे एक लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रीच होता है जैसे तो उसमें तो कुछ नया इमर्ज होता है। हाँ, उसमें कुछ नया इमर्ज होने की पूरी संभावनाएं रहती हैं। नहीं, जैसे वुड यू लाइक टू गिव एन एग्जांपल कि उन्होंने जब वो बिग बैंग से लेके उस लेवल पे किस चीज को बोला था कॉम्प्लेक्सिटी और क्या इमर्ज हुआ? जैसे फॉर एग्जांपल एकदम ही बिगिनिंग ऑफ द यूनिवर्स पे जाएंगे तो हम देखेंगे कैसे कुछ फोर्सेस ने पहले स्टार्स क्रिएट किए। एक ग्रेविटेशनल फोर्स था बट अंदर एक न्यूक्लियर फ्यूजन भी चल रहा था, तो वो एक बैलेंस में आने की वजह से स्टार क्रिएट हो गया। या फिर हम देखते हैं कि ऑर्गेनिजम्स पे आए हम, सिंगल सेल हम देख रहे थे कि एक ऐसा लेवल आ गया था उनका कि वो सिंगल सेल कई सारे इकट्ठे हो सकते थे और अपने आप में कोऑपरेट कर सकते थे एक दिशा में। एक वो इमेज ने हमने डाली भी थी शायद उसमें वो कि कैसे अलग से थे और वो एक साथ इकट्ठे आके एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म सा बनने लग गया था। फर्स्ट स्टेप देख रहे हैं, मैं समझा। लेकिन उस मल्टी सेल्यूलैरिटी को प्रॉपरली अचीव करने के लिए हम देख रहे थे कि कैसे कुछ मैनेजर प्रोग्राम्स आ गए थे। याद है हमने जीन्स की बात की थी, तो कुछ ऐसे नए लेवल ऑफ जीन्स आए जिसकी वजह से एक तरफ सर आता है, दो तरफ पैर आते हैं, दो तरफ हाथ आते हैं और अब ये ऑर्गेनिज्म एक साथ इकट्ठा कुछ कर सकता है मगर उसके पास सेंसेस हैं और उस सेंसेस को यूज़ करके यानी उस इंफॉर्मेशन का यूज़ करके अपनी वो पूरी बॉडी के अंदर करेक्ट चीज़ें कर सकता है। और उस बॉडी के अंदर अब हम देख रहे हैं कि डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो ऑर्गन्स अलग अलग काम करते हैं। जैसे हार्ट है, वो सिर्फ एक पंपिंग का काम करता है, पंपिंग की वजह से हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन फैलता है। या फिर लंग्स हैं, वो ऑक्सीजन लेते हैं बॉडी। सो हम देख रहे हैं पूरी बॉडी के अंदर ये डिफरेंट ऑर्गन्स हैं जो अलग अलग काम करते हैं। तो ये सारी हमारी बॉडी की कॉम्प्लेक्सिटी है और उसका नया इमर्ज क्या हुआ, हम इंसान। ऑर्गेनिज्म, एग्जैक्टली। एक ऑर्गेनिज्म, एक मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म लाइक अ ह्यूमन बीइंग। कुछ इसी तरीके से समझ लो। अब हम देख रहे हैं इन सोसाइटीज़ में, एग्रीकल्चर सोसाइटीज़ में कुछ स्पेशलाइजेशन बनती जा रही है। एक बंदा सिर्फ गेहूं का स्पेशलाइजेशन कर रहा है, एक आदमी सिर्फ भेड़ चराने का स्पेशलाइजेशन करता है, एक आदमी सिर्फ चावल उगाने का स्पेशलाइजेशन कर रहा है। बट अब इनके बीच में हम देख रहे हैं कुछ इन्फॉर्मेशन पास ऑन भी होती है। इन्फॉर्मेशन मतलब फिजिकल स्टफ, फिजिकल मटेरियल को मैं इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ। अच्छा, मतलब तू गेहूं को इन्फॉर्मेशन बोल रही हूँ। हाँ, अब एक सोसाइटी देखो, अगर मैट्रिक्स ही बना लिया इसको तो अगर ये सोसाइटी है पूरी या ये टाउन है, अगर हम इसको एक ऑर्गेनिज्म की तरह लें और इन आदमियों को हम डिफरेंट स्पेशलाइजेशन की तरह लें तो ये अपने बीच में कुछ पास ऑन कर रहे हैं इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो एक नया लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी रीच हुआ है। पर इस लेवल ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को एक हद तक ही मेंटेन कर सकते हैं। क्यों? लिमिटेशन क्या देखो इसके अंदर, ह्यूमन माइंड। इतना कैसे हिसाब किताब रखें अपने, इतना हिसाब किताब कैसे रखोगे? तो ह्यूमन माइंड की लिमिटेशन को पार करने के लिए अब हमें कुछ नया चाहिए, मतलब देयर इज समथिंग न्यू दैट कैन कम। तो हम देखते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स की क्रिएटिविटी की वजह से अब हम क्रिएटिव भी बहुत है। हमने फर्स्ट टाइम कुछ नया किया और उसको हम बोलते हैं राइटिंग। अच्छा, तो ये दिस वाज द रीजन व्हाई राइटिंग इवॉल्व्ड। अच्छा, नॉट टू राइट पोएट्री और नॉट टू राइट कि भैया गेहूं बकरियों का हिसाब रख पाए इसलिए लिखना हमने शुरू किया। अच्छा, तो उससे पहले भी हम ड्राइंग करते थे। अच्छा, जैसे हमने हंटर गैदरर्स के टाइम पे देखते हैं कुछ केव्स के अंदर, हमने शायद इसका मेंशन नहीं किया पहले पर ब्रीफली मेंशन करना चाहूँ तो हम देखते हैं केव्स के अंदर से केव पेंटिंग्स बनाई। हाँ, वो बड़ी फेमस है ना, फ्रांस की किसी केव में वैसे जानवर लाल कलर के पेंट से बनाई हुई, हाथ के सिंबल बनाए। तो आई थिंक सिंबल हमने क्रिएट करने शुरू कर दिए थे। तो हमने लैंग्वेज जब हमने अपने पॉडकास्ट में मेंशन किया था कि कैसे सिंबल्स हम क्रिएट करने शुरू कर दिए थे, हमने कॉम्प्लेक्स आइडियाज भी क्रिएट करने शुरू कर दिए। अब उन आइडियाज को सिंबलाइज करने के लिए आउटसाइड ऑफ आवर माइंड तो हमने पिक्चर्स बनानी शुरू की। तो हम केव्स में पिक्चर्स भी देखते हैं, बट फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर डूइंग समथिंग विच इज बियॉन्ड जस्ट दीज आइडियाज। हम रोजमर्रा की हिसाब किताब के लिए एक सिंबॉलिक और ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन स्टार्ट करने वाले हैं। मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन मतलब what you are trying to say is that writing came because the need was record keeping
कि जी हिसाब किताब चाहिए रखने के लिए, याद नहीं रहता इतना कि किसकी कितनी बेड़ियाँ, किसकी कितने गेहूँ चावल और मतलब चमड़ा, ये वो दुनिया भर की चीजें निकलती That's a limitation because human beings have a very limited mind. और हम मर जाते हैं तो who will pass on this information also? That's another great point. अब हम मंथली नहीं, हम ईयरली बात कर रहे हैं. मेरे बुजुर्ग को एक इन्फॉर्मेशन रख के गए थे. If they don't pass it on correctly, the information will get lost. So I think कहीं ना कहीं हिस्ट्री में ह्यूमन बींग्स ने ट्राई किया होगा ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करने के लिए स्ट्रक्चर्स बनाए होंगे, जैसे पंचायत, शायद पंचायत टाइप का एक स्ट्रक्चर. मतलब आई एम गिविंग यू पंचायत बिकॉज आई थिंक लोग पंचायत से काफ़ी समझते हैं कि देयर आर एल्डरली पीपल हु विल कीप अ ट्रैक ऑफ. एंड इट्स इजी टू विजुअलाइज आल्सो. तुम पंचायत को विजुअलाइज कर सकते हो कि हाँ यार आज से 8000 साल पहले भी बैठे होंगे पेड़ के नीचे 5 बुजुर्ग से कि ठीक है, हाँ ये है भाई, ये है, तुम ये सॉर्ट आउट कर लो ऐसे. बट देयर इज ओनली सो मच ह्यूमन बीइंग्स कैन डू एट माइंड लेवल. एंड हम पहली बात तो हमारी मेमोरी भी फेड हो जाती है. दैट्स अ ड्रॉबैक. हम मर ही जाते हैं. दैट्स अनदर ड्रॉबैक. तो लॉट ऑफ ड्रॉबैक्स ऑब्वियसली विद आवर लिमिटेड माइंड्स. तो आवश्यकता थी रिकॉर्ड कीपिंग और इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, आई वुड रादर से. हाँ, इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. आविष्कार राइटिंग. तो मतलब कैसे पहले, कैसे मतलब पेन वैन तो होते नहीं होंगे, तो कैसे लिखते होंगे? जमीन पे लिखने लग गए थे? तो अब हम इसके फर्स्ट अगर एविडेंस पाए तो वहीं मिलते हैं, ऐसी यूफ्रेटीज वैली. देखो ऐसी वैली लगती होगी. मतलब सुंदर लग रहा है, नहीं थोड़ा क्लियर हो गया है. आई होप कैप्चर हो रहा हो पीछे शहर. मतलब आज एक्चुअली बड़ा सुंदर लग रहा है. सीनरी चेंज हो रही होगी पीछे बैकग्राउंड में. हाँ. See, this is what symbolizes this shot captures civilization. तो देखो अब ये सब कुछ अचीव करने के लिए ये हो नहीं पाता अगर ये नहीं हो पाता राइटिंग अगर हम राइटिंग नहीं आती था. क्योंकि दिस मीन्स दैट हमने बहुत ही कॉम्प्लेक्स लेवल पे इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट स्टार्ट कर दिया है. अब वो जो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमने राइटिंग से स्टार्ट किया, फिर हम देखते हैं उस राइटिंग की हम कॉपीज बनाने लग गए. तो हम कॉपिंग इजीली कर सकते हैं. राइटिंग पहले हमने जो फर्स्ट सिविलाइजेशन हम बताते हैं वो सुमेर नाम से एक सिटी की बताते हैं. ऐसे कुछ यूफ्रेटीज वैली में सुमेर करके एक टाउन या सिटी रही होगी. हाँ, तो ऐसा लग रहा है कोई इंडिया के मतलब जैसे राजस्थान में अजमेर के पास है जी सुमेर. एक्चुअली वैसे से ही रहा होगा मुझे लगता है. तो लोगों ने वहाँ पे फर्स्ट टाइम राइटिंग इजाद की कि राइटिंग हम रिकॉर्ड कीपिंग के लिए यूज कर सकते हैं. अच्छा, तो ये पता है कि कितने साल पहले हुई होगी? हाँ, 7-8 हज़ार साल पहले. अच्छा, मतलब 7-8 हज़ार साल पहले की बात है. हम देखते हैं वहाँ पे मिट्टी होती है ना, मिट्टी के ऐसे हमने स्क्वायर से ऐसे मतलब टैबलेट से बना लिए. उसको टैबलेट बोल लो या फिर एक अच्छा, वहाँ से आता है ये नाम टैबलेट. टैबलेट वहाँ से आता है. iPad. सिलिकॉन वैली में तो उसको वापस लाया गया है. अच्छा. पर so the substrate has changed. Instead of clay, it is now in an electronic device, but still the same thing. If you think about it, you're still doing information कहना चाह रही है कि पहले मिट्टी के बने होते थे आईपैड, अब आईपैड इलेक्ट्रॉनिक से बने हैं, बट काम तो इंसान वही है. काम इंसान वही कर रहा है. इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. एक ऐसी कंपनी से मैं एक ऐसी कंपनी में काम करती हूँ जिसका काम ही यही है. हाँ, एट लार्ज स्केल, कॉर्पोरेट स्केल. देखो कितनी कॉम्प्लेक्स हो गई अब सोचो हमारी दुनिया. तो अब वहाँ से पहले स्टेप्स दिखते हैं इसके. इस सिविलाइजेशन को पाने के लिए वो स्टेप आना ज़रूरी था राइटिंग का. तो क्ले टैबलेट्स सुमेर करके जो जगह है हम सिटी बता रहे हैं, इसके अंदर मिट्टी के ऐसे हमने देखे कि बड़ी जो सेमी गिली मिट्टी हो समझ लो, उस तरीके का हमने कैसे स्क्वायर सामने बनाया, जिसके अंदर वो लोग क्या करते होंगे, कुछ लोग जिन्होंने अभी रिकॉर्ड कीपिंग का काम स्टार्ट किया, उसमें स्टिक्स से ऐसे सिंबल बनाते थे रिकॉर्ड कीपिंग के लिए. कि एक सिंबल तो है बकरी का, एक सिंबल है कि कितना नंबर था, कितनी बकरियां थी, 2 थी, 3 थी, 10 थी. अच्छा, काउंटिंग भी आ गई साथ में. नंबर्स आ गए एक तरह से. मतलब समथिंग दैट वेरी प्रिमिटिव फॉर्म ऑफ काउंटिंग. समथिंग दैट रिप्रेजेंट्स नंबर. वेरी प्रिमिटिव फॉर्म. हाँ, कि हम हिसाब किताब रख सकें उधर. मतलब अगर सिर्फ सुमेर जो हम इस सिटी की बात करें, फर्स्ट सिविलाइजेशन जो इस तरीके से बनी होगी, उन्होंने बहुत ऐसी इन्वेंशन की. राइटिंग वाज वन ऑफ देम व्हिच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो क्ले टैबलेट्स के द्वारा ये क्या कर सकते थे, अब एक आदमी की रिस्पॉन्सिबिलिटी दे दी गई कि चलो तेरा काम यही है, इस क्ले टैबलेट पे जो लिखा जाएगा हम उसको सच मानेंगे एक तरह से कि हाँ ये हिसाब किताब हुआ था,
फ्यूचर में कभी इसको वापस देखा जा सकता है और पता लगाया जा सकता है, तो तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है। So what you've essentially done is you've extended your mind। मैं समझ गया। जैसे पहले डिस्प्यूट हो जाते होंगे, तो बोलती होगी जी इसने मेरे से ना 15 बकरियां ली थी और ये मेरे नहीं दे रहा हिसाब। तो बोलता नहीं जी 15 नहीं ली थी, 5 ली थी। अब कैसे सुधारे? दोनों के मन में है। और हमारे बीच में नहीं सोचो, हो सकता है हमारे माता पिता और हमारे दादा दादी ने को एक्सचेंज पुश्तैनी झगड़ा चल रहा है, तो पुश्तैनी झगड़ा कर, ये तो मेरी जमीन है। तो अब एक तरीका आ गया कि जी ये देखो इस मिट्टी के टैबलेट में लिखा है कि 15 नहीं थी, 5 ही थी। झूठ बोल रहा था। तो यार युवल नोह हरारी ना बोलते हैं कि कितनी अजीब चीज़ है कि हम सोचते हैं कि राइटिंग कितना हमने पता नहीं क्या कर लिया होगा राइटिंग से, नए नए पोएम्स लिखी होंगी, कुछ प्रेयर्स लिखी होंगी, बट पता चलता है कि जब फर्स्ट टाइम राइटिंग आई तो उसके हमें फर्स्ट शब्द अगर हमें लगता है कि बहुत प्रोफाउंड होने चाहिए, कोई ऐसे मतलब शायद हमें कोई नॉलेज मिली होगी, पर उसमें क्या लिखा है, इतने किलो या इतने किलो चावल, इतने ग्राम राइस। पहले शायद वेट मेजरमेंट नहीं होता होगा, बट मैं समझ गया, इतनी बकरियां, इतनी गाय, और नीचे किसी ने सिग्नेचर किया अपना कि हाँ जी ये है। हम ये जानते हैं पहली राइटिंग के बारे में, कितनी अजीब चीज़ है पर बहुत प्रोफाउंड चीज़ है आई थिंक, क्योंकि बहुत अच्छा लगा यार ये कॉन्सेप्ट, लाइक इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट। दैट इज इम्पोर्टेंट बिकॉज व्हाट राइटिंग डिड वाज इट एक्चुअली एक्सपैंडेड। तो हमने देखो पहले बात की कि हमने कैसे अपनी फिजिकल लिमिटेशन को एक्सपैंड कर दिया, या हमने उसको ब्रेक करके हमने उसको एक्सपैंड कर लिया। हमारी लिमिटेशन थी कि हम भाई सामान नहीं ले जा सकते थे एक जगह से दूसरी जगह, उसको एक्सपैंड किया कैसे, ट्रांसपोर्टेशन के इनोवेशन से। मतलब उसमें हमने व्हील का प्रयोग किया, हमने अपने गाय बकरियों का प्रयोग किया, घोड़ों का प्रयोग किया। अब हम देख रहे हैं फॉर द फर्स्ट टाइम वी आर आल्सो एक्सटेंडिंग आवर मेंटल एबिलिटी व्हिच इज रिकॉर्ड कीपिंग, जो हम सिर्फ एक लिमिट तक ही रख सकते हैं यार, मतलब इसके बियॉन्ड हमें किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी। तो जब राइटिंग फर्स्ट टाइम आई हम देखते हैं सिविलाइजेशन ग्रू। बहुत अच्छा लगा है मेरे को ये तेरा फ्रेमवर्क देखने का कि थ्रू ट्रांसपोर्टेशन, थ्रू द इन्वेंशन ऑफ व्हील वी ओवरकेम आवर फिजिकल लिमिटेशन, कि जी हम नहीं उठा सकते इतना सामान उतना ले जाके, कोई नहीं, एक तरीका निकालेंगे। और तो कह रही कैसे हमने राइटिंग और रिकॉर्ड कीपिंग से हमारी मेंटल लिमिटेशन को ओवरकम किया, कि यार याद नहीं रहता यार कितनी बकरियां कितनी गाय, नहीं हो पा रहा, कोई नहीं, तरीका निकालेंगे। बहुत ही अच्छा लगा यार मुझे कॉन्सेप्ट। तो मुझे भी, मैं मतलब इस चीज़ के बारे में सोच रही थी कि कैसे देखो एट द एंड ऑफ द डे है तो हम है तो कितने क्रिएटिव, हमारे में क्रिएटिव एनर्जी है जो कोई नेसेसिटी देखती है तो उसका सोल्यूशन भी निकाल लेती है, पता नहीं कहाँ से आता है। बट दैट आल्सो टेल्स अ लॉट अबाउट दैट सिविलाइजेशन यार। ये हमें मतलब क्या है ये सोर्स ऑफ दिस लाइफ इटसेल्फ, दिस सोर्स ऑफ दिस क्रिएटिविटी, दिस इंजेन्युइटी, कि हम कैसे ये आविष्कार निकाल लेते हैं उसके। क्योंकि जिसने व्हील निकाला, खोजा होगा, जिसने आविष्कार किया होगा व्हील का, कहीं से उसके दिमाग में आया होगा ना, मतलब क्या सही बात है, कुछ कहीं से तो उसके मन में आया होगा। अच्छा आइडिया था कि इतना कैच ऑन किया कि आज लाइक व्हाट इज द सोर्स ऑफ ऑल दीस जीनियस आइडियाज, आई वंडर। मुझे देखो मैं सही बताऊं तो एट अ वेरी एब्स्ट्रैक्ट लेवल आई वाज एक्चुअली रीडिंग अ बुक रिसेंटली, इट्स कॉल्ड द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी। द बिगिनिंग ऑफ इन्फिनिटी, वाओ। एंड ये लिखी गई है एक फिजिसिस्ट के द्वारा, उसका फिजिसिस्ट का नाम है डेविड डॉयच। हाँ, और वो यार बड़ी अच्छी, वो एक्चुअली इसी बारे में विषय पे बात करते हैं कि हम इंसान कोई भी चीज़ कैसे करते हैं, हम चीज़ें पहली बात तो समझते कैसे हैं, हमारा नॉलेज का, कि इस नॉलेज बिल्डिंग का जो हम धीरे धीरे करके नॉलेज बनाते रहते हैं। हम डोसेंट्स के थ्रू क्या कर रहे हैं, नॉलेज ही बिल्ड कर रहे हैं, धीरे धीरे करके समझने की ट्राई कर रहे हैं वर्ल्ड को, बट एट एन एब्स्ट्रैक्ट लेवल। देखो छोटी छोटी चीज़ें तो हुई, बट कुछ एक फंडामेंटली कॉन्सेप्ट चल रहा था जो हमें अगर समझ आ जाए तो शायद आज भी ये जो चल रहा है हम समझ पाएंगे। तो वो उस पावर को समझने की कोशिश करना चाहते हैं इस बुक के द्वारा। तो उन्होंने बहुत अच्छी चीज़ बोली, निष्कर्ष निकाला उन्होंने। हाँ, तो उन्होंने बोला कि हम ना अपनी इंटेलिजेंस को बहुत सुप्रीम मानते हैं, और हमें लगता है कि शायद हमारी इंटेलिजेंस में सिर्फ एक यही चीज़ है जो शायद हमने एक बार पहले भी जिक्र किया था, हमने इंटेलिजेंस वाले अपने पॉडकास्ट में जिक्र किया था कि पैटर्न रिकॉग्निशन एक हम देखते हैं कि हमारा एक तरह का इंटेलिजेंस फ्रेमवर्क है कि हम चीज़ें देखते हैं उसमें पैटर्न ढूंढ लेते हैं कि अच्छा ये तो बार बार ये ऐसे हो रहा है, ये ऐसे हो रहा है। हर साल एक टाइम पे बारिश आती है, हर साल एक टाइम पे ठंड
डायमंड आती है तो हमें पैटर्न पता चल गया, हमें पता है, हमने उसको 1 साल बोल दिया, करेक्ट, हम उसको 1 साल बोलते हैं, तो हमने साल का कॉन्सेप्ट अपने उस पैटर्न से, मौसम के पैटर्न से रिकॉग्नाइज करके बना लिया। ऐसे हमने दुनिया में कितने पैटर्न देखे, तो ये रिपीट हो रहा है ये चीज़, क्यों, क्या चक्कर है? तो हमें लगता है शायद हमारा इंटेलिजेंस का सोर्स सिर्फ पैटर्न रिकग्निशन है। बट देखा जाए, और हम पहले भी मेंशन किया कि हमने कितने क्रिएटिव काम किए हैं, मतलब ये अभी हमें पूरी इतिहास में, हिस्टोरिक जर्नी में हम कितने क्रिएटिव काम करते आ रहे हैं। तो उनका मानना ये है, मतलब डेविड डॉयच बोलते हैं कि देयर इज दिस सोर्स इन अस व्हिच इज कॉल्ड क्रिएटिविटी, दैट वी डोंट नो कि वो है क्या और वो आता कहाँ से, पर वो है फॉर श्योर, वो ह्यूमन बींग्स में है, जिसके द्वारा हम चीज़ों की, पहली बात तो उसको सेंस कर लेते हैं, उसकी एक्सप्लेनेशन निकाल लेते हैं, और क्योंकि हम बहुत अच्छी एक्सप्लेनेशन दे पाते हैं फिनोमिना की जो चल रहा है दुनिया में, जैसे ये पैटर्न है, इसके मैंने एक अच्छी एक्सप्लेनेशन दे दी। एक्सप्लेनेशन क्या है कि जी अर्थ है, अर्थ घूम रही है, ये एक एक्सप्लेनेशन है फिजिक्स ने जो दिया, क्यों हो रही है, ये क्यों हो रही है, हम एक एक्सप्लेनेशन ढूंढ पाते हैं अपनी क्रिएटिविटी। एक्सप्लेनेशन कैन नॉट कम फ्रॉम समथिंग दैट यू एक्सपीरियंस्ड ऑलरेडी, इट हैज़ टू कम फ्रॉम समथिंग that you don't know। मैं समझ रहा हूँ, तो कहना चाह रही है कि हमें एक क्षमता है ये क्यों पूछने की, कि इसकी हम एक्सप्लेनेशन से हम ढूंढते हैं एक्सप्लेनेशन। हाँ, और कौन जानवर है पूछ रहे कि क्यों हुआ। हाँ, कोई जाके जिज्ञासा होती है, कोई जाके तो देख के नहीं आया कि सन के आसपास ऐसा धरती घूम रही है, हम उतने बाहर से तो आज तक नहीं देखे हैं, बट क्योंकि हमारे पास एक क्रिएटिविटी है जिसकी वजह से हम डिड्यूस भी कर सकते हैं कि ओ अच्छा ऐसे हुआ होगा और ऐसे, और ओ अच्छा फिर तो इसका मतलब ये है। तो हम कभी मार्स पे नहीं गए, फिर भी हम मार्स के बारे में इतना कुछ जानते हैं, हमने मार्स का भी एक्सपीरियंस नहीं किया। जब फर्स्ट टाइम आदमी स्पेस में गया तो उसने कभी स्पेस एक्सपीरियंस थोड़ी किया, पर फिर भी हमने भेज दिया। तो ये जब चीज़ हमने कभी एक्सपीरियंस ही नहीं की या हमने उसका कोई पैटर्न ही नहीं देखा, तो हम चीज़ कैसे कर सकते हैं। तो ही इज सेइंग कि इट्स नॉट ओनली पैटर्न रिकग्निशन दैट वी हैव एज आवर पावर इन आवर माइंड, बट वी हैव क्रिएटिविटी आल्सो व्हिच इज अ बिगर सोर्स ऑफ, जिसकी वजह से हमने इन्वेंशन करते आ रहे हैं यार, व्हील का इन्वेंशन किया, राइटिंग का इन्वेंशन किया, समझा, बड़ी चीज़ें बना ली। ये किसी के इमेजिनेशन है, ये किसी की इमेजिनेशन। सही बात है कि ये लैंड मास और उस लैंड मास को इस ब्रिज से जोड़ा जाएगा, और उसका कलर ऐसे होगा। बहुत ही मज़ा आया यार मेरे को तो ये समझ के कि कैसे हम अपनी लिमिटेशंस को ट्रांसेंड करने की क्षमता रखते हैं। बहुत पावरफुल चीज़ है। तो अभी देखो हमारे सिविलाइजेशन की, देखो मैं बात कर रही थी, इतनी बड़ी सिविलाइजेशन, सुमेर में जब ऐसा कुछ, मतलब हमने फर्स्ट स्टेप्स देखे होंगे कि लोगों के पास कुछ नया इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आ गया है क्ले टैबलेट्स के ऊपर रिकॉर्ड कीपिंग का। तो हम देख सकते हैं हम और कॉम्प्लेक्स काम कर सकते हैं, और अब उस इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए स्पेशल लोग हैं जिनका सिर्फ यही काम है कि वो सिर्फ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करेंगे। यानी एक स्पेशल रोल आ गया अब, जॉब नहीं, जॉब्स तो एक्चुअली बहुत तरह की थी, एक नए तरह की जॉब आई जो एक सिस्टेमिक लेवल पे है जॉब एक तरह से, मतलब इस सिस्टम को मेंटेन करने के लिए। सिस्टम क्या है, ये एग्रीकल्चर का जो ये ट्रेड चल रहा है, इसको मेंटेन करने के लिए, इस कॉम्प्लेक्सिटी को मेंटेन करने के लिए हम एक नया इन्वेंशन कर पाए हैं, जिसके लिए हम कुछ आदमी लगा सकते हैं जिसका सिर्फ यही काम है कि वो यही करें। अब देखो इसको मेंटेन करने के लिए कितने लोग तूने जो बात बोली इससे ना बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ समझ में आ रही है कि यार ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। सी सुमेर में जब रिकॉर्ड कीपिंग आई इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट के लिए, दैट वाज द मोस्ट कटिंग एज टेक्नोलॉजी, राइट, और वो एक जॉब आ गई। अब ये सिलिकॉन वैली की जो नंबर 1 कंपनी ले लेते हैं, गूगल। देखो पता है गूगल का मिशन स्टेटमेंट क्या है? टू ऑर्गेनाइज द वर्ल्ड्स इंफॉर्मेशन एंड मेक इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल। तो जो दुनिया की आज की तारीख में सबसे कटिंग एज सिलिकॉन वैली की कंपनी है गूगल, वो भी यही कर रही है। उसका जॉब भी ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ही है। हमारे सुमेर की भाषा में वो इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट भी कर रहे हैं और उसकी ट्रांसपोर्टेशन भी कर रहे हैं, मैनेज देखा जाए तो, बाय मेकिंग इट यूनिवर्सली एक्सेसिबल। तो गूगल की भी बुनियाद आज से 8,000-10,000 साल पहले सुमेर में लिखी गई थी, जब इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट हमने शुरू की। तो तुम्हें लगता है कि गूगल इसीलिए सबसे पावरफुल है आज इस दुनिया में, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा फंडामेंटल चीज़ को पकड़ लिया? तभी तो उनका मिशन स्टेटमेंट बहुत फंडामेंटल चीज़ पे है कि ये ऐसी चीज़ है जो आज से 8,000 साल पहले थी और आज से 8,000 साल बाद भी रहेगी। ये सबस्ट्रेट चेंज होते रहेंगे, क्ले टैबलेट्स की किताबें बन जाएंगी, किताबें की बुक्स बन जाएंगी, कुछ और बुक्स की मतलब कॉपीज ही बन जाएंगी,
और वो शायद बुक्स फिर डिजिटल फॉर्म में आ गई हैं और डिजिटल फॉर्म में इंटरनेट पे आ गई हैं, तो ये सबस्ट्रेट चेंज हो जाएंगे। बट वो जो कॉन्सेप्ट है, अगर ये आई थिंक ये बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट है कि फंडामेंटली हम ह्यूमन बींग्स क्या कर सकते हैं, वो ये है कि हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कर सकते हैं एट अ वेरी हाई स्केल। जितनी हाई स्केल पे हम इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट करेंगे उतनी बड़ी कॉम्प्लेक्सिटी हम मेंटेन कर सकते हैं। ये कॉम्प्लेक्सिटी इज़ अ रिजल्ट ऑफ दैट लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट कि इनकी म्यूनिसिपैलिटी है, इनकी पुलिस है, इनकी फायर डिपार्टमेंट है, अभी वो आग लगी हुई है जगह जगह पे, तो वो मैनेज कर, तो वो क्या है ये एक तरह से ये रिसोर्सेज हैं, समझ लो हमारी सोसाइटी के, इनको मैनेज करने के लिए कि कहाँ क्या लगना चाहिए, वो जब तक उसकी इन्फॉर्मेशन ही नहीं होगी तो तुम कैसे करोगे। बहुत ही बढ़िया लगा मेरे को तो ये कॉन्सेप्ट तेरा जो सबस्ट्रेट वाला, मैं शायद समझ गया हूँ। ये तो कहना ये चाह रही है कि जो मैंने तेरे से सवाल पूछा था कि वो क्या बुनियादी तौर पे चीज़ें हमने जो पकड़ी जिसकी वजह से आज ये हो पाया, तो जहाँ तक मुझे समझ में आ रहा है तो ये समझाना चाह रही है कि पहले जो इन्फॉर्मेशन, जो रिकॉर्ड कीपिंग होती थी, जो इन्फॉर्मेशन है वो एक मिट्टी के टैबलेट, क्ले के टैबलेट पे हो रहा था। आज की तारीख में सन 2020 में वही टैबलेट है, इलेक्ट्रॉनिक टैबलेट है, तो वो मिट्टी की जगह सिलिकॉन का बना हुआ है, इसलिए सिलिकॉन वैली। हाँ, इसलिए सिलिकॉन वैली बोलते हैं इसको, क्योंकि अंदर जो चिप्स, जो ट्रांजिस्टर हैं वो सिलिकॉन से बनते हैं। Correct. तो मिट्टी की जगह सिलिकॉन आ गया, पर जो चीज़ मैनेज हो रही है वो इन्फॉर्मेशन ही हो रही है। जो एंड्रॉयड या आईपैड में जो तुम काम करते हो, तुम इन्फॉर्मेशन ही तो मैनेज करते हो, अलग अलग ऐप से इन्फॉर्मेशन यहाँ से वहाँ चलती है। Exactly. 8000 साल में काफ़ी कुछ बदल गया, मिट्टी से सिलिकॉन आ गया, बट चीज़ सिलिकॉन इन्फॉर्मेशन ही एक्चुअली है। मिट्टी ही होती है। आज से 8000 साल भी जो बाद सिविलाइजेशन रहेगी, एंड आई होप सिविलाइजेशन कुछ अलग फॉर्म में रहेगी, बट फॉर्म फंडामेंटली बदल यही जाएगा, हमें करते नहीं पता क्या होगा, बट फंडामेंटली यही करेंगे। इंफॉर्मेशन ही मैनेज होती रहेगी। एग्जैक्टली, क्योंकि जो मूल तत्व है हाँ, वो तो इंफॉर्मेशन ही है। चलो ये तो देखो अब हुई ऑर्डर की बात कि हमने और थोड़े लार्ज स्केल पे एग्रीकल्चर से कैसे हम ट्रांसेंड किए अपनी फिजिकल लिमिटेशन और मेंटल लिमिटेशन को ट्रांसेंड करके नए लेवल पे एक ऑर्डर कैसे क्रिएट किया हमने। अब एक नया तरह का हम साइकोलॉजिकल लेवल पे, मैं तुमको कुछ बताना चाहती हूँ कि साइकोलॉजिकल मतलब ह्यूमन बींग्स क्या कर रहे थे उस टाइम पे। ये तो हमने देखा सिस्टम्स, ह्यूमन बींग्स ही तो कर रहे थे यार, बकरियां थोड़ा ना कर रही थी ये सब। तो ह्यूमन बींग्स देखो, अगर मैं थोड़ा और बारीकी से उन पर फोकस करेंगे ह्यूमन बींग्स क्या क्या काम कर रहे थे, तो हम देखते हैं कि इस टाइम पे स्पेशलाइजेशन भी बहुत तरह की आ गई। जैसे मैंने मेंशन किया कि कैसे वीट कोई उगा रहा है कोई, उसके अलावा सिर्फ एग्रीकल्चर के अलावा भी हम देखते हैं कि इन क्ले टैबलेट्स को मेंटेन करने के लिए स्पेशल लोग आ गए हैं। अब उनको ये सिंबल किसको रिप्रेजेंट करता है, ये किसको, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, स्क्रिप्ट किसी को सिखानी पड़ेगी। जैसे हम अपने छोटे बच्चों को इंग्लिश सिखाते हैं, हिंदी सिखाते हैं, कैसे पैदा होते किसी को थोड़ा पता है कि तुम्हें बोलनी आती होगी, जैसे हिंदी भाषा में बोलनी आती है, इंग्लिश भाषा बोलनी आती है, बट वो लिखनी कैसे वो अलग चीज़ है। नहीं, पैदा होते तो बोलनी भी नहीं आती, पैदा होते तो बोलनी भी नहीं आती, पर तू कहना चाह रही है कि भाषा प्रोपेगेट करना फिर भी आसान है क्योंकि हम दूसरों को सुनते सुनते समझ जाते हैं। हाँ, बट लिखाई में ऐसा नहीं है। और इस केस में तो हम देखो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें समझ रहे हैं कि गेहूं को कैसे रिप्रेजेंट करना है या गाय को कैसे लिखना है। तो हाँ, तब तो सभी अनपढ़ होते होंगे। तो देखो उसके लिए 8000 साल पहले तो सभी अनपढ़ थे। हाँ, तो उसके लिए भी सोचो स्पेशल एडमिनिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ है फर्स्ट टाइम। उसका काम यही है कि रिक्रूट करना लोगों को, उसको सिखाना कि स्क्रिप्ट लिखनी कैसे है और कैसे मेंटेन करना है जनरेशन टू जनरेशन, तभी आगे चल पाएगा। तो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन अलग तरह की दिख रही है इस बार। उसका मेन काम ये है कि इंफॉर्मेशन मैनेज करे और लोगों को रिक्रूट भी करे, सिखाए भी। तो अब देखते हैं फर्स्ट टाइम पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स थोड़े चेंज हो गए। पॉलिटिकल मतलब जैसे गूगल की बात की तुमने, कितनी अच्छी बात करी कि गूगल क्यों है पावरफुल, बिकॉज दे आर डूइंग इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट विच इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग टू डू इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड। सुमेर में भी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो उनको समझ आ गई थी कि सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही है कि अगर ये मैनेज नहीं होगा तो हमारी टूट जाएगी पूरी सिविलाइजेशन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि कुछ पावरफुल लोग आ गए जिनको हम किंग्स बोल सकते हैं या फिर ब्यूरोक्रेट्स बोल सकते हैं। पहले ब्यूरोक्रेट्स या किंग्स आए होंगे जिनका काम यही था कि ठीक है, आई विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ओनिंग दिस टास्क, बट दे विल बी द मोस्ट पावरफुल ऑल्सो, बिकॉज विदाउट देम the civilization will collapse. So you're saying the one who has control of the information has the power. Has the power. So
फर्स्ट टाइम देखते हैं कि वेरी इंटरेस्टिंग। किंग्स आए। अब किंग्स को अपने इस पूरे राज्य की प्रोटेक्शन के लिए सोल्जर्स भी चाहिए। तो हम देख रहे हैं एक नया जॉब आया कि सोल्जर्स, ठीक है हमारा भाई इतना सरप्लस में उग रहा है, अच्छे से सब चल रहा है, अब इसको बचाने के लिए, क्योंकि साथ वाले इतना अच्छा नहीं कर रहे, सोल्जर्स भी चाहिए। फिर हमें हमारी इस सिविलाइजेशन में सब लोग अच्छे से काम कर रहे हैं, उनको मेंटेन करने के लिए और तरह के रोल्स चाहिए, जैसे प्रीस्ट चाहिए जिसके लिए लोगों को क्या बताना है कि भी लोग डेली रूटीन में क्या करें। ये कौन देगा, ये स्टोरी कौन बताएगा उनको? अच्छा, तो ये सब अलग अलग तरीके के, पहले सब बराबर थे, बोलते ना कहावत है हमाम में सब नंगे हैं। या फिर अपने अपने काम कर रहे थे, अपने अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ खुद लेते थे कि ठीक है मेरी प्रोटेक्शन या है, मेरा है तो मैं रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता हूँ अपनी या अपने परिवार की। अब एक नया रोल आ गया है जो कह रहा है कि ठीक है मैं पूरे इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लूँगा, बट एट द सेम टाइम सोल्जर्स भी चाहिए, हमें प्रीस्ट भी चाहिए, हमें हम देखते हैं आर्टिस्ट भी आ गए हैं जो आर्ट कर रहे हैं। और यही लोग ये क्या कर रहे हैं, ये लोग नई नई चीज़ें बना रहे हैं, अपने क्ले टैबलेट्स तो क्रिएट कर ही रहे हैं, पर हम देख रहे हैं कि किंग्स पैलेसेस बना रहे हैं सोल्जर्स के लिए। ये सब शुरू हो गया था। हाँ मतलब ये देख रहे हैं 5-8 हज़ार साल पहले स्टार्ट हो गया होगा, मतलब 5-6-7 हज़ार साल, अब 5-6 हज़ार साल पहले की बात बता रही हूँ मैं। हम नहीं जानते, पर सुमेर से हमें इतना पता है कि उधर से फर्स्ट स्टेप्स इसकी तरफ लीड करते हैं। तो उनकी काफ़ी कॉम्प्लेक्स सोसाइटी थी, फर्स्ट सिटीज़ ही वहीं पे बसी शायद। तो हम देखते हैं उनके पॉलिटिकल स्ट्रक्चर थे, उनके किंग्स थे, उनके प्रीस्ट थे, किंग्स पैलेसेस बना रहे थे, प्रीस्ट टेम्पल्स बना रहे थे, सोल्जर्स फोर्ट्स बना रहे थे, या फिर आर्टिस्ट हैं ये सब मॉन्यूमेंट्स बना रहे थे। एक्सप्लोजन सा हो गया नहीं हमारी ह्यूमन एक्टिविटी का एक्सप्लोजन सिर्फ मेंटली ही नहीं हो रहा है, मतलब कि हम काम ही अलग अलग कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, बट फिजिकली चीज़ें क्रिएट कर रहे हैं जिसको हम सिविलाइजेशन बोलते हैं बेसिकली। और क्या है सिविलाइजेशन इज अ कल्मिनेशन ऑफ ऑल दीज डिफरेंट एक्टिविटीज। सो ये जो मेगा स्ट्रक्चर्स की भी बुनियाद उसी टाइम पे रखने शुरू हुई होगी, जैसे ना सिर्फ स्टोरेज के लिए बट लाइक पैलेसेस, फोर्ट्रेसेस, वॉल्स एग्जैक्टली। एंड ये सारे ये स्पेशलाइजेशन जो कर रहे हैं लोग वही कर रहे हैं ये सब सारे काम। तो ये जो पहली सिविलाइजेशन, ये सुमेर की सुमेरियन सिविलाइजेशन बोलते हैं इसको। हाँ सुमेर सिविलाइजेशन बोल लो। हाँ तो ये मतलब हिस्टोरिकली मानी जाती है कि सबसे पहली सिविलाइजेशन, पहली सिटीज या टाउन्स लार्ज स्केल पे, मतलब इतनी पॉपुलेशन इन द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन, हम इतना चर्चा करते आ रहे हैं हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन बीइंग्स, इतनी पॉपुलेशन एक साथ कभी इकट्ठे रही नहीं। कितनी होगी तेरे को पता है पॉपुलेशन? यार ये तो ओके गूगल कर लेते हैं आज। है नहीं। चलो ये हम इसकी खोज करेंगे बाद में। ये नंबर्स एक्चुअली मुझे कम याद रहते हैं, बट ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। बट द मोर इम्पोर्टेंट थिंग इज कि इससे पहले इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन एक साथ कभी साथ में नहीं रही है, इतने लार्ज स्केल पे कोऑपरेशन चल रही है। तो देखो हमने काफ़ी चीज़ें बात कर ली है कि ये सब लोग देख रहे हैं हम कि स्पेशलाइजेशन आगे होंगी, बट याद है हमने युवल नोह हरारी की एक बात की थी कि कैसे इन सबको एक साथ काम करवाने के लिए हमें बहुत पावरफुल स्टोरीज चाहिए। करेक्ट। हो सकता है सिविलाइजेशन कब जब हमारी स्टार्ट हुई होगी तो पहले धीरे धीरे थोड़ी सी बनी होंगी, फिर बिखर गई होंगी, कभी कहीं और थोड़ी और बनी होगी, फिर बिखर गई होगी। तो किसी ने फिगर आउट किया कि ऐसे यार नहीं चलेगा, हमें सिर्फ इन्वेंशंस ही नहीं अपनी फिजिकल और मेंटल एबिलिटी को ट्रांसेंड करने के लिए चाहिए, हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटी को भी ट्रांसेंड करने के लिए एक नई साइकोलॉजिकल अडेप्टेशन की ज़रूरत है। कोई और थोड़ी पावरफुल स्टोरीज चाहिए जो इतने लार्ज के स्ट्रक्चर्स को मेंटेन कर सके आसानी से। तो ये मैं थोड़ा और जल्दी, अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड आ रही हूँ, मतलब कुछ 5,000 साल पहले की बात कर रही हूँ, जो हम फर्स्ट फंडामेंटल स्टोरीज की बात कर रहे हैं। ऐसी स्टोरी जो इमेजिन थी, ऑब्वियसली मतलब ये सभी इमेजिन्ड है, हमने सब अपनी इमेजिनेशन से बनाया फिजिकली, या फिर ये क्ले टैबलेट्स पे लिख रहे हैं, ये सब हमारी इमेजिनेशन है कि राइटिंग कर लेते हैं और ये सब इमेजिन। मैं समझा नहीं, तो जब तू कहती है इमेजिनेशन है, काल्पनिक तो नहीं है ना, ये सच ही है, मतलब टैबलेट तो एक्चुअली काल्पनिक ही है ना, लेकिन मतलब ये गायें तो नहीं कर रही, ये भैंसें तो नहीं कर रही। हाँ आई थिंक हम किसी की काल्पनिक वर्ड को अलग अलग डिफाइन कर रहे हैं। काल्पनिक मतलब मैं कहना ये चाहूँगा वो ऐसी चीज़ें जो है नहीं असलियत में, मतलब रियल फिजिकली दे डोंट एग्जिस्ट, वो सिर्फ कल्पना में है।
पर ये तो मैं कल्पना समझ से गया बाहर आ तेरी चुकी है। तेरी कहने का मतलब है कि हमारी कल्पना में पहले चीज आती है हाँ, और फिर वो उतार देते हैं हम हम बाहर, प्रकट कर लेते प्रकट कर लेते हैं। हैं कि जैसे ये किसी की ब्रिज कल्पना थी। पहले किसी की कल्पना में आया होगा। जब ये 1933 या 36 के दौरान ये बना, किसी की कल्पना में था कि ऐसे बनेगा। आई थिंक इसके भी कई सारे डिजाइन्स प्रपोज किए गए थे, फाइनली ये चूज किया गया। सोचो किसी की तो कल्पना थी कि ऐसा बनाएंगे और सब सॉरी टू कलर ही इंटरप्ट यू होगा। देन। हाँ, तो क्या ऐसी चीज हमने क्या ऐसी स्टोरी की कल्पना की? हाँ, तो मैं बता रही हूँ कि हमारी कल्पना ही चल रही है ये सब। हमने अपनी फिजिकल एबिलिटीज़ को ट्रांसेंड करने के लिए अपनी इमेजिनेशन से व्हील्स या ट्रांसपोर्टेशन बनाया। हमारी मेंटल एबिलिटी को ट्रांसेंड करने के लिए हमने बात की कि हमने राइटिंग ईजाद की। अब मैं बता रही हूँ हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटी क्या है। हमारी साइकोलॉजिकल एबिलिटी और उसकी लिमिटेशन क्या है? कोऑपरेशन नहीं करते हम इतने स्केल पे। हाँ, सही बात है। वो क्या था, उन्होंने डनबार नंबर बताया था कि डनबार नंबर तक 150 लोग तक ठीक है, अपने आप ने हाँ, कोऑपरेट कर लेते हैं। उससे ऊपर बड़ी दिक्कत होती है, और उससे बड़ी सिविलाइजेशन दिक्कत है। स्केल पे तो बहुत ही दिक्कत और होती है। सोचो इतने सारे लोग अब काम कर रहे हैं तो ठीक है, राजा है, प्रजा है, सोल्जर्स हैं, प्रीस्ट हैं, पर जैसे क्राइसिस आएगा कैसे कोऑपरेट करवाओ? तो कैसे करा है हमने? स्टोरीज से। तो क्या थी स्टोरी? तो पहली स्टोरी हम जानते हैं सुमेर से, हमें सुमेर के ही रीजन से पाई जाती है। जब अब हम थोड़ा सा फास्ट फॉरवर्ड हो गए हैं, जहाँ पे हम पहले मेसोपोटामिया नहीं, पर मेसोपोटामिया जो सिविलाइजेशन थी, बहुत पुरानी सिविलाइजेशन बताते हैं, कुछ 5000 साल पुरानी। सुमेर के बाद आई? सुमेर के बाद आई। सुमेर के बाद और मेसोपोटामिया से जस्ट बीच में कहीं पे, उसके जस्ट बाउंड्री पे हम देखते हैं वहाँ पे किंग था हम्मुराबी करके। उसने एक कोड लिखा। कोड? हाँ, कोड ऑफ कंडक्ट होता है ना जैसे। अच्छा, कोड ऑफ कंडक्ट जैसे कि कैसे कंडक्ट करेंगे लोग हमारे इस किंगडम में। उसने कोड लिखा डिटेल में। उसको बोलते हैं कोड ऑफ हम्मुराबी। उसने अपने नाम से ही लिखा कि ये मेरा कोड है। और उस कोड लिखने का मतलब यही था कि मैं एक राजा हूँ, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ कि हमारी ये किंगडम बड़ा अच्छे से रहेगा एज लॉन्ग एज यू विल फॉलो दिस कोड। अच्छा, तो लॉ लेके आया वो? हाँ, एक तरह से फर्स्ट टाइम कि अच्छा। कोई इतने मैसिव स्केल पे कॉर्पोरेशन कैसे invention करा। was the law like which other animal has laws? We have laws. एग्जैक्टली, वी हैव लॉज। सो हम देखो कुछ हद तक मोरालिटी के थ्रू, जो हमारी इनबिल्ट मोरालिटी होती है, उससे हम अपना ऑलरेडी साइकोलॉजिकल व्यवहार, उसको लॉ ही बोलो एक तरह से। इट्स अ साइकोलॉजिकल लाइक Those लॉ, are मॉरल लॉज। हाँ। दिस इज नॉट गोइंग बियॉन्ड दैट। सिर्फ मोरालिटी या फिर एक छोटी मोटी स्पिरिचुअल स्टोरीज ही नहीं, यू हैव टू कम अप विद वेरी पावरफुल story, and the story can be anything. The story can be believe in God, which again started, which we'll talk about. I think हमारी आगे चलेगी civilization, तो हम बातें करेंगे उसके बारे में भी. Those are the most powerful stories that we came up with. Right. But अब इस स्केल पे जब ये मेसोपोटामिया जो स्टार्ट होने वाली है civilization, हम देखते हैं कि बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए। क्राइसिस की सिचुएशन में क्या करें? जो किंग है वो कैसे संभालेगा इन सबको? So he has to return. तो क्या था ये write down. हम्मुराबी कोड में? बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें लिखी उसने कि कैसे अगर कोई चोरी करेगा तो उसकी सज़ा क्या होगी, अगर कोई किसी के घर पे समझ लो किसी गाय चुराएगा तो उसका क्या रिजल्ट होगा। अब ये सब चीज़ें एक्सप्लिसिटली लिखी उसने ताकि लोगों को बताया जा सके कि भाई ये सब चीज़ें गलत है और तुम नहीं कर सकते, करोगे तो ये मिलेगा तुम्हें। लॉ एंड ऑर्डर लाने के लिए। लॉ एंड ऑर्डर उसमें एक एक्चुअली बड़ा अच्छा मेंशन है कि अगर तुमने किसी की बीवी को मारा या छेड़ा या जो भी है तो उसकी भी बीवी को बाय लॉ करा छेड़ा जाएगा। या फिर एक और भी इंटरेस्टिंग था, अगर समझ लो तुमने किसी की आंख फोड़ी, मतलब किस गुस्से में आके या जो भी किया, तो उसका रिजल्ट ये होगा कि तुम्हारी भी आंख फोड़ी जाएगी। तो वहाँ से आती है कहावत आई फॉर एन एन आई। एग्जैक्टली। तो मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। बट मैं समझ रहा हूँ तेरी बात। तो ये बहुत बड़ा इनोवेशन हुआ ऑफ लॉ एंड ऑर्डर कि इतने सारे लोग हैं, सबकी अलग अलग मान्यताएं हैं, सब अलग कुछ ना कुछ चल रहा है सबका। हाँ. इन सबको एक साथ एक सोसाइटी को ऑर्डर में ऑर्डर कैसे मेंटेन करें? तो यू नीड लॉ। सोचो हम्मुराबी या उसके जो ब्यूरोक्रेट्स रहे होंगे, उनकी इमेजिनेशन से उन्हें एक इमेजिन्ड ऑर्डर क्रिएट किया और एटलीस्ट लाने की कोशिश की, और रहा भी। एंड विच इज़ वाई वी नो अबाउट इट टुडे, बिकॉज उसके बारे में लिखा हमें मिला भी है। और वो काफ़ी शायद टाइम तक, इट मस्ट हैव बीन लाइक द बिगेस्ट इन्वेंशन ऑफ ह्यूमन बींग्स
to create something outside of them. Codified. Now I understand So that the relevance of the word code. कि he codified certain laws. To do what? To codify the nature of humans in that society. कि तुम्हारा being क्या होगा, तुम्हें कैसे व्यवहार रखना है, ये उसका कोड है. And everyone has to follow this code. और इसकी enforceability है कि मैंने बता दिया कि ये ऐसे होगा. That's a huge invention. Mega यार, mega. Look at this, like this is whole like creation of this law is and possible order. Again because of law and order. आज की तारीख में अगर यहाँ law and order ना हो तो आग लग रही होगी अलग-अलग बिल्डिंगों में, चोरियां चल रही होंगी, मर्डर्स चल रहे होंगे. ये सब इसलिए चल पा रहा है because there is law and order. And an implementation of law and order also, which is very important. Law and order सिर्फ बोलने के लिए नहीं. It has to be enforced. It has to be enforced also. तभी तो यहाँ पे पुलिस ऑफिसर्स को हम जैसे पुलिस ऑफिसर्स बोलते हैं, यहाँ पे लॉ एनफोर्समेंट. सोचो, they are the law enforcement officers. This country, अब मैं being की बात कर रही थी कि this code was actually written so that you could dictate or codify the beingness of humans, how they are supposed to be in that society. मेरा व्यवहार क्या हो, मेरा आचरण, मैं बॉडी एम्बॉडी करती हूँ यार, जो मेरा आचरण है, या हम सभी एम्बॉडी करते हैं हमारा आचरण. मैं समझ रहा हूँ कि हमारा आचरण ऐसा भी हो सकता है कि जो जिसकी मर्जी है जिसको मारते हुए चले, वो एक अलग तरह का आचरण है. जिसकी लाठी उसकी भैंस. हाँ, एक वो अलग तरह का आचरण जो हमारी सोसाइटी में एक्सेप्ट नहीं करते हम लार्जली, है ना. हमने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारा आचरण ऐसा होना चाहिए कि हम चोरी नहीं करेंगे, या यहाँ पे एक आदमी घूम रहा है तो उसको गाली नहीं देंगे, शांति से बैठे. ये क्या है, हम जानवर की तरह भी हो सकते हैं. हमारी जानवर प्रवृत्ति को ऑर्डर में लाने के लिए कि इमेजिन लॉज की जरूरत है. ये हमारी इमेजिनेशन से हमने कोडिफाई कर लिया. और सोचो, दिस कंट्री इज अ सिंबल ऑफ दैट, क्वाइट फ्रैंकली स्पीकिंग, क्योंकि इनके तो कॉन्स्टिट्यूशन या इनके डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में ही लिखा गया है लाइफ, लिबर्टी एंड द परसूट ऑफ हैप्पीनेस. सोचो, ये तो कोई इतने एब्स्ट्रैक्ट टर्म्स हैं जो इन्होंने अपने कॉन्स्टिट्यूशन के लिए यूज़ किए, अपने डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस में इन 3 शब्द का यूज़ किया है कि ठीक है, तुम्हें लाइफ देंगे, मतलब तुम्हारा जीवन नहीं लिया जाएगा, चाहे तुम क्रिमिनली क्यों ना हो, तुम्हें भी फेयर ट्रायल दिया जाएगा. लिबर्टी देंगे कि तुम्हें जो करना है, तुम्हें घर बनाना बनाओ, तुम्हें मेहनत से पैसे कमाने, चीटिंग से नहीं, वो उसके लिए पूरी आज़ादी दी जाएगी. और परसूट ऑफ हैप्पीनेस कि तुम्हें तुम्हारी खुशी तुम्हें चाहिए, तुम्हारी खुशी को बरकरार रखा जाएगा, उतनी फैसिलिटीज़ हम दे देंगे. उसको देने के लिए क्या क्या कॉन्स्टिट्यूशन, कैसा कॉन्स्टिट्यूशन होगा, क्या क्या सिस्टम्स होंगे, उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्या होगी, ये अभी तक इवॉल्व कर रहे हैं. हाँ, बट मैं समझ गया. बट योर पॉइंट इज कि ये सब तुम्हें लेने के लिए you have to follow law and order. That is the most important thing. क्योंकि वो गेम है, वो एक तरह से गेम है. So Code of Hammurabi was basically the game that he was trying to play. You समझ लो कि उसके rules ये हैं, ये गेम होगा. If you follow the game, if I follow the game, everyone will be happy. समझ गया मैं. तो this is the mega invention of law and order. Not just law and order ऐसा वैसा, but codified law and order. कि जी ये codify किया गया है कि exactly लिखा है कि हाँ, उसने उसकी आँख फोड़ दी, कोई बात नहीं जी, लिखा है क्या होना चाहिए, उसकी भी आँख फोड़. So it is an imagined and codified law and order, which Code of Hammurabi has basically. So उसके अंदर यही है कि it's an imagined thing, imagined by a few people. Right. But they were the most powerful one also. Why? Right. Because अब इसमें ना युवल नोहरारी बड़ी एक अच्छी बात बोलते हैं. Most of the people were still doing agriculture. Most of the people back then, मतलब शायद 98%, 99% जनता तब भी हली चला रही थी, एग्रीकल्चर कर रही थी. बट क्योंकि सबको सुख शांति चाहिए, भाई कैलामिटी भी आएगी, नेचर भी कभी आपको मारेगा, जैसे वाइल्ड फायर चल रही है यहाँ पे, नेचुरल कैलामिटी है, कोरोना वायरस आ गया, क्या करोगे? ऐसी सिचुएशंस में क्या होगा, वो इन छोटे से लोगों के ऊपर डिपेंड करेगा. क्यों? जितने अच्छे इन्होंने स्टोरीज बनाई होंगी, जितने अच्छे इनके इमेजिन्ड ऑर्डर्स होंगे, उतनी अच्छी ये सोसाइटी सस्टेन कर जाएगी. तो मुझे उससे ना बड़ा अच्छा, मुझे बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लगी, क्योंकि आई थिंक व्हाट दे वर ट्राइंग टू डू इज टेल यू अ वेरी बेसिक फंडामेंटल थिंग. इमेजिन्ड ऑर्डर्स बनाने पड़ेंगे. जितनी तुम्हें कॉम्प्लेक्स सोसाइटी चाहिए, उतने ही स्ट्रॉन्ग इमेजिन्ड ऑर्डर्स होने चाहिए. नहीं होंगे तो बिखर जाएंगे. आज की तारीख में अगर मैं बोलूँ तो हमारी प्रॉब्लम्स आई थिंक ज़्यादातर क्यों आ रही हैं अभी आज की प्रॉब्लम हमारी नेशन के बीच में प्रॉब्लम्स हैं.
एक ही नेशन के अंदर प्रॉब्लम्स बहुत कम रह गई हैं. मतलब इंडिया फॉर एग्जांपल, हम यूनाइटेड है मोर और लेस. हम यूँ नहीं कहते कि अरे नहीं हरियाणा वालों को अलग करो या तमिलनाडु वालों को अलग करो या कलकत्ता वालों को तो अलग ही रखो. नहीं. अब हम जानते हैं कि इंडिया इज़ अ नेशन, इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग स्टोरी, वी बिलीव इन दैट. Similarly here, America is a very strong story. Everyone believes in that. They can debate on issues कि ये अच्छा है, ये बुरा है, but nobody denies कि America is wrong. The problems now, और हम किस complexity पे चले गए हैं. हम Indians यहाँ बैठे हैं, complexity देखो कितनी है कि सिलिकॉन वैली में आज 2 बंदर आके बैठे हैं इंडिया से, एप्स आके बैठे हैं और यहाँ के एप्स से बात करते हैं. यानी हमारा कॉम्प्लेक्सिटी का लेवल अब इंटरनेशनल जा चुका है. तो अगर हम अभी भी अगर हम इस कॉम्प्लेक्सिटी को बनाना चाहते हैं जो ये इंटरनेशनल लेवल पे है, तो शायद हमें कोई एक नया स्ट्रॉन्ग इमेजिन्ड ऑर्डर चाहिए. बड़ी अच्छी बात बोली एक्चुअली, ये जो बंदर वाली बात बोली. आज सही में आज 2 इंडिया से बंदर आके यहाँ बैठे हैं और शांति से बैठे हैं. हाँ. क्यों बैठे हैं शांति से? क्योंकि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर है. हमें इस चीज़ का डर नहीं है कि यार यहाँ के जो लोग हैं यहाँ इस देश के, वो हमें आके कुछ कर देंगे. हाँ. क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करते हैं. तो देखो, वेरी इंटरेस्टिंग. इंटरनेशनल लेवल पे आई थिंक देयर हैज टू बी अ स्ट्रॉन्गर स्टोरी, आई अंडरस्टैंड, स्ट्रॉन्गर you are इमेजिन्ड saying we ऑर्डर. need a new story which transcends nations now for because the that whole is the level world. of complexity to at have which law and order in the whole world. जैसे अभी इंडिया चाइना के बीच में कुछ हो गया था, चाइना यूएस के बीच में लड़ाई चालू हो गई. हाँ. Who knows, maybe World War 3 चालू हो जाएगा आज से 5-10 साल में. Exactly, you never know यार. वो ना हो, इसलिए हमें इंटरनेशनल लेवल की कहानियाँ चाहिए. लिखें पे कुछ क्या चाहते क्या तुम मेरा साथ दोगे? पहले समझने की कोशिश करते हैं, फिर समझने की कोशिश करते हैं कि ये दुनिया चलती कैसे है. हाँ. हमने पहले एपिसोड में बोला था कि हमारा मेन उद्देश्य उद्देश्य ये है कि हम ये कोशिश करेंगे पहले समझें कि दुनिया कैसे चलती है. पहले अभी तक मुझे नहीं है समझ, धीरे धीरे समझ बन रही है. हाँ. तो उद्देश्य उसी पे रखते हैं, हाँ. समझने का उद्देश्य ठीक होना है. चाहिए. पर आज इस उद्देश्य में आज का एपिसोड मुझे बड़ा ही अच्छा लगा. बहुत ही मज़ा आया. मैंने तुझसे क्वेश्चन ही पूछा था कि कैसे यार हम खेती बाड़ी करने वाले 10,000 साल पहले जानवर ये बना लिए. हाँ. वो बनाने के लिए जो बुनियादी चीज़ें तूने मुझे बताई कि कैसे हमें ज़रूरत पड़ी ट्रांसपोर्टेशन की, तो व्हील की इन्वेंशन हुई और उस व्हील पे ही पूरी दुनिया चल रही है. तो ये समझ ले, देख ले अभी भी गाड़ियाँ चल रही है उस ब्रिज पे. व्हील तो अभी आज भी दैट इज स्टिल ट्रू टुडे. दूसरी एंड इट लेट अस ओवरकम एंड ट्रांसेंड आवर फिजिकल लिमिटेशंस. एग्जैक्टली. तूने दूसरी चीज़ बताई. और हाँ, इस पूरी चीज़ के पीछे तूने फ्रेमवर्क ये बताया, आवश्यकता आविष्कार की जननी रही है हमेशा. हमें आवश्यकता थी कि यार हम नहीं उठा सकते सामान, इधर से उधर नहीं कर सकते, इसलिए व्हील का इन्वेंशन हुआ. और वैसे ही ये क्या कहते हैं, वाटरवेज का इन्वेंशन हुआ, फिर waterways उसके का, बाद में roadways रोडवेज का का, रेलवेज का. वैसे ही एक और आवश्यकता पैदा हो गई कि यार इतनी सारी हमारे बीच में ट्रेडिंग वगैरह चालू हो गई थी, तो यार अब ये हिसाब किताब रखना हमें याद नहीं रहता. हमारी मेमोरी इतना याद रख सकती है और मर मुरा गया तो कैसे कोई इतना रखे. हाँ. तो उसके लिए जो आविष्कार था वो था रिकॉर्ड कीपिंग. उसने कैसे, हमने राइटिंग का इजाद किया क्ले टैबलेट्स पे. बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट. और जो तूने तीसरी सबसे तगड़ी चीज़ बताया, व्हिच आई थिंक इज मोर इम्पोर्टेंट देन इवन दीज टू इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटली, कि किसी भी सिविलाइजेशन में फंडामेंटल क्या चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर. एंड आई थिंक दैट is I think the most profound realization that I've had from this conversation कि what is the most fundamental thing that you need for any successful civilization, because अगर law and order टूट गया तो civilization को बिखरते हुए टाइम नहीं लगता. क्योंकि एक गेम है, हम सब खेल रहे हैं, हम सब भागीदार हैं उसमें. अगर उस गेम के अंदर सब रूल्स फॉलो करते रहेंगे तो सभी खुश रहेंगे. करेक्ट. तो भी कोड ऑफ हम्मुराबी का मैंने मेंशन किया. इट्स बेसिकली इन अ सेंस एन इमेजिन ऑर्डर, बट इट प्रॉमिसेस peace. Correct. Peace. It promises peace. It is a सुख promissory idea. It's a promissory ये peace. सब धरा का धरा रह जाएगा कि अगर इंसान सुख शांति नहीं है. मतलब आप कैसे इसमें वो करोगे. तो बहुत ही मज़ा आया, बहुत इंटरेस्टिंग लगा. हमारी सिविलाइजेशन की, हमारी सभ्यता की बुनियादी चीज़ें आ चुकी हैं. अब नेक्स्ट टाइम मैं तुझसे जानना चाहूँगा कि व्हाट वर द नेक्स्ट levels of civilization that came about. उधर मैं एक्चुअली बहुत एक अच्छा इंटरेस्टिंग टर्न लेना चाहूँगी. तुम क्या लेना चाहोगे मेरे साथ? बिल्कुल. क्या टर्न होगा वो? तो देखो, अभी हमने मेंशन किया है कि हमारे बाहर के बारे में मेंशन किया हमने कि कैसे एक इमेजिन्ड ऑर्डर हमने क्रिएट कर दिया है, सोसाइटी को हमने क्रिएट कर दिया है. अलग अलग
हाँ, लोग अलग अलग काम हर कर रहे इंसान हैं, का कोई ना कोई रोल है रोल society है, में, और एक ऑर्डर है। और उसके अंदर हमने गेम क्रिएट कर दिया कि गेम इज कि तुम मारोगे नहीं, चोरी नहीं करोगे, चीटिंग नहीं करोगे। ये हमने ऑर्डर, इमेजिन्ड ऑर्डर क्रिएट किया। और मैं एक्चुअली ह्यूमन बींग्स का इस सोसाइटी में, ऐसी सोसाइटी में जो सुमेर में रही होगी, व्यवहार क्या रहा होगा, मतलब व्यवहार मतलब वो बनना क्या चाहते थे, उनके क्रिएटिविटी के लेवल्स क्या थे, या उनकी इमेजिनेशन के लेवल्स क्या थे, क्या हम उसका थोड़ा क्लू ले सकते हैं? और वो मैं जानना चाहूँगी हमारे मिथ्स से। व्हेन आई से मिथ, आई एम नॉट जस्ट सेइंग ऑल दीज स्टोरीज लाइक कोड ऑफ हम्मुराबी। मैं उन मिथ्स के बारे में जिक्र करना चाहूँगी जो ह्यूमन बीइंग्स का डेली रोज़मर्रा में व्यवहार डिक्टेट करती थी। यानी स्पिरिचुअल लेवल पे, या फिर उनके फैमिली के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए, उनके पड़ोसियों के प्रति क्या व्यवहार होना चाहिए। ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। ये आई थिंक मिथ्स हमारे कहीं ना कहीं मैं समझ गया। तो कहना चाह रही है कि अभी तक जो हमने चर्चा की, जैसे आज इससे पहले, वो हमने बहुत हाई लेवल पे सिस्टम्स की बात की कि सिविलाइजेशन लेवल पे क्या हो रहा था, बट एक इंडिविजुअल लेवल पे क्या चल रहा था, कैसा उसका व्यवहार था, वो किन चीजों पे मानता था, क्या उसकी मान्यताएं थी, कैसा उसका व्यवहार था, क्या एस्पायर करते थे वो। जैसे वो आज चाहता क्या था। आज हम सब इलॉन मस्क को देखते हैं क्योंकि हम एस्पायर करते हैं कि हम स्पेस पे, पर ये अभी आया है रिसेंट। जैसे आज की तारीख में इंसान क्या एस्पायर करता है, हमें बंगला चाहिए, गाड़ी चाहिए, मतलब घर, गाड़ी, सुख शांति, खाना पीना हो जाए, हमारे फैसिलिटीज। आई एम गेसिंग कि सुख शांति तभी रही होगी, बट तब वो क्या चाहता था, उसके क्या, और उसका व्यवहार ह्यूमन बीइंग कैसा होता होगा। That's a very very interesting turn. I would love to take that turn. तो अगली बार हम बात करेंगे कि what were the myths that guided the human beings of that time. तो बड़ा ही मज़ा आया। आशा है कि आपको भी आज हमारी कॉन्वर्सेशन पसंद आई हो। मैं तो उधर जा ही नहीं रहा, मैं तो बार-बार इधर ही जा रहा। ये बहुत ही अच्छा नज़ारा है। I think this is the most iconic spot to view Silicon Valley from. And this symbolizes what we are talking about, which is तो अगर इस पूरी कॉन्वर्सेशन से आप कोई सीख ले सकें तो शायद इस सीख को ज़रूर लीजिएगा कि कैसे हमने अपनी सिविलाइजेशन में जब भी हमें किसी न किसी प्रकार की आवश्यकता थी तो हमने कोई ना कोई आविष्कार किया, और उसी से आज देखो, आज हमने ये अचीव कर लिया। तो अपने जीवन में भी कोशिश करना कि क्या हम आविष्कार कर सकते हैं, क्या इनोवेशन कर सकते हैं, बेसिस क्या आवश्यकता है। आवश्यकता तो बहुत है, हमारी आवश्यकताएं कभी कम नहीं होती हैं। तो होपफुली यू लाइक द कॉन्वर्सेशन, एंड अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय। बाय बाय। नज़ारे देखते हैं।